हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड यू वेलकम द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्रेड एप्लीकेशन हम यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। एंड मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस के एक फ्रेमवर्क का भी यूज करूंगा जो कि है मटीरियल यूआई। राउटिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम का। एंड डेटाबेस में क्योंकि अभी एक करंट एपीआई है, मैं अपने यहाँ पे सभी यूजर्स को स्टोर कराऊंगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए कुछ यूजर्स हैं भी। तो यूजर्स को स्टोर कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जेसन सर्वर का। मैं यहाँ पे एक जेसन फाइल बनाऊंगा और उस फाइल में मैं अपने सारे डेटा को स्टोर करूंगा। एक बहुत ही फेमस पैकेज है हमारे पास जो कि है जेसन सर्वर। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाऊँ तो डेटाबेस में मेरा चल रहा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3002 पे। एंड यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारा डेटा आया है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपकोड.com। ये एक फेक एपीआई है। आपने अगर कभी भी अपनी एपीआईज को टेस्ट किया हो तो आपने इसका यूज जरूर किया होगा। यहाँ पे एक एपीआई हमारे पास यूजर्स के नाम से, वो बहुत यूज होती है, एक्सटेंसिवली यहाँ पे यूज होती है। तो ये जो जेसन प्लेस होल्डर है, आई होप आपने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत फेमस है। जो जेसन प्लेस होल्डर है वो इंटरनली जेसन सर्वर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेसन सर्वर का, बिल्कुल डिट्टो काम मेरे को करना है। आप अगर यहाँ पे देखो तो जेसन सर्वर का यूज करके यहाँ पे ये वाली एपीआई ये लोग हमें यहाँ पे देते हैं। एंड ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे टोटल ये 10 ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करते हैं जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मेरी यहाँ पर एपीआई है एंड एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिटर्न किया है। तो प्रोजेक्ट में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इनिशियली ये मेरे पास यहाँ पे एक होम पेज है, बहुत सिंपल, बहुत तो ज्यादा कुछ मैंने फैंसी नहीं रखा। इसको आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने सभी यूजर्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक CRUD एप्लीकेशन होगी। CRUD एप्लीकेशन में हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। आप यहाँ पे यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो, उनके डेटा को अपडेट कर सकते हो, उनके डेटा को रीड कर सकते हो और उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एड पे जाके दिखाऊँ और मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ विराट कोहली। ठीक है, एंड मैंने सपोज यहाँ पे लिखा, अरे विराट नहीं लिखना, विराट कोहली। एंड मैंने यहाँ पे लिखा सपोज virat@gmail.com और यहाँ पे मैंने 10 डिजिट का फोन नंबर डाला और इसको सपोज मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आके ऐड भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने करंट ऑपरेशन का फर्स्ट ऑपरेशन देखा है जो कि है क्रिएट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन जो होता है हमारा करंट ऑपरेशन का, वो होता है रीड ऑपरेशन, जहां पर हम अपने डेटा को रीड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने डेटा को रीड कर रहा हूँ। एंड एक चीज और है, जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड किया है उसको आप यहाँ पे जाके वापस देख भी सकते हो। के लिए यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, बट अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो एक 5वां ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आया है जो कि है विराट कोहली के नाम से। ठीक है, तो 5वां ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन होता है करंट ऑपरेशन का, जहां पर हम अपने डेटा को एडिट करते हैं। तो जो यहाँ पे सपोज ईमेल एड्रेस है विराट का, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरे को सपोज यहाँ पे इसको एडिट करना है, तो मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी फिल होके आएगी। एंड मैं यहाँ पे ईमेल को डाल रहा हूँ सपोज विराट की जगह विराट कोहली। एंड मैंने यहाँ पे फिर एडिट पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे देखो विराट की जगह इस टाइम यहाँ पे आया है विराट कोहली। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एडिट हुआ है। कुछ और अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहो, मैं सपोज यहाँ पे धोनी के यूजर नेम को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसके सामने वाला जो एडिट बटन है मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखो राउटिंग यहाँ पे अपने आप चेंज हुई है। मैं यहाँ पे फर्स्ट यूजर को इस टाइम पे एडिट कर रहा हूँ जिसकी आईडी यहाँ पे फर्स्ट है। और मैंने सपोज यहाँ पे धोनी की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे MS धोनी। ठीक है, एडिट पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुका है MS धोनी। आप यहाँ पे अगर देखोगे यूजर नेम में यहाँ पे सिर्फ धोनी है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो यूजर नेम में आ चुका है MS धोनी। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अपडेट हो रहा है। एक चीज और, लास्ट ऑपरेशन जो हमारा होता है करंट ऑपरेशन का, वो होता है डिलीट ऑपरेशन। तो आप यहाँ पे अपने जो यूजर्स हैं उनको डिलीट भी कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे जो MS धोनी वाला डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे KL राहुल को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया तो KL राहुल यहाँ से डिलीट हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। रिफ्रेश अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक और चीज है, हम यहाँ पे एक फाइल को मेंटेन करते हैं जो कि यहाँ पे db.js। तो जो भी आप चेंजेस वहां पे कर रहे हो वो सभी चेंजेस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। एक db.json एक फाइल होती है। ठीक है, ये फाइल हम सर्वर पर भी डिप्लॉय कर, करते हैं। यहाँ पर जो आप ये फाइल देख रहे हो ये वही फाइल है db.json। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो
वो चेंजेस आपको इस वाली फाइल में भी मिलेंगे। जैसे हमने अभी भी यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया था विराट कोहली, तो आप यहाँ पे देखो ये वाला ऑब्जेक्ट न्यूली एडिड है, जिसको गिट ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया है कि ये चेंज आपने जस्ट अभी अभी किया है। एक अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाऊँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक और सपोज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस टाइम पे पंकज त्रिपाठी, ठीक है। पंकज त्रिपाठी सपोज मैंने यहाँ पे ऐड किया, एंड पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज, एंड सपोज मैंने यहाँ पे पंकज त्रिपाठी की इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, ऐड यूजर मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखो पंकज त्रिपाठी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है। अगर मैं आपको कोड में जाकर दिखाऊँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि है पंकज त्रिपाठी के नाम से, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भी स्टोर कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे खुद से स्टोर नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे जेसन सर्वर का यूज किया, एंड उसकी हेल्प से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हम देखेंगे कैसे होता है। इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे बनाएंगे, बहुत बेसिक एक प्रोजेक्ट है टू गेट यू स्टार्टेड विद रिएक्ट जेएस। मैं यहाँ पे एक पैकेज का भी यूज करूंगा जो कि मटेरियल यूआई। ये जो भी आप यहाँ पे कंपोनेंट्स देख रहे हो, ये मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स हैं, वो मैं सिखा दूंगा क्या होता है, ठीक है। एक और पैकेज हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि है रिएक्ट राउटर डॉम। ये राउटिंग जो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस टाइम पे ऑल है, ऐड पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ऐड आ जाएगा, यहाँ पे वापस जाता हूँ मैं कोड फॉर इंटरव्यू पे, तो यहाँ पे एम्प्टी हो चुका है। तो ये चीज हैंडल हो रही है रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से। हम ये देखेंगे जो यहाँ पे ये चल रहा है, जो यहाँ पे पूरा डीबी का सर्वर चल रहा है, यहाँ पे जेसन सर्वर कहते हैं इसको। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जेसन सर्वर पैकेज का। और भी काफी सारे पैकेज हैं, जैसे कंकरेंटली का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये सब देखेंगे हम यहाँ पे क्या होता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं सपोज यहाँ पे आया हूँ लोकल डिस्क ई में, यूट्यूब में, रिएक्ट प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीएमडी लिखना है। ये क्या करेगा, आपका सीएमडी खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको लिखना है कोड स्पेस अलार्म बज गया था। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इस रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करना है। मेरे को यहाँ पे रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक से क्या होगा, आपका टर्मिनल खुल जाएगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये भी टर्मिनल खोल देगा, ठीक है। सेम ही चीज है, जो ये यहाँ पे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से आप यहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हो बहुत क्विकली। रिएक्ट का एक टूल है, ठीक है, फेसबुक ने इसको बनाया है टू क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे फिर आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो कि मैं दे रहा हूँ सपोज क्रड ऐप, ठीक है। क्रड हाइफन ऐप मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया। तो ये क्या करेगा, ये आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा बिल्कुल स्विफ्टली। सारी कॉन्फ़िगरेशन सभी फाइल्स ही आपको बना के देगा। तो इसको बनने में लगते हैं 2 से 3 मिनट। तो मेरे को यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट अपना बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आया है जो कि है क्रड हाइफन ऐप के नाम से। एंड ये यहाँ पे हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। 2 मिनट लगा के अगर मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट का इंट्रोडक्शन दूं, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन फाइल होती है वो होती है पैकेट.जेसन। किसी भी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में जो मेन फाइल होती है वो पैकेट.जेसन होती है। पैकेट.जेसन आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्या क्या आपने यहाँ पे किया हुआ है, वो सब यहाँ पे लिस्टेड होता है। जैसे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो है यहाँ पे डिपेंडेंसीज, और सेकंड है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स। डिपेंडेंसीज में हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारी सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि जरूरी होती है हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो वो सब यहाँ पे लिस्टेड होता है। सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम वो बताते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या करना है, ठीक है, कौन से स्क्रिप्ट के साथ हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम अपने सर्वर को स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाना चाहते हैं, हम कुछ यूनिट टेस्ट केसेस चेक करना चाहते हैं, हम अपनी जो डिपेंडेंसीज हैं, जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको चेक करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मेन स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट है। स्टार्ट स्क्रिप्ट के साथ आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को एक लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चला सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर जाना है जो कि है क्रड ऐप। मैंने यहाँ पे लिखा क्रड हाइफन ऐप, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली स्क्रिप्ट चलानी है। इस वाली स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है npm start। मैंने यहाँ पे लिखा है npm start। npm start क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पे npm start चलाओगे, तो ये सबसे पहले क्रड ऐप के अंदर आपको, तो ये सबसे पहले आएगा पैकेट.जेसन के अंदर। पैकेट.जेसन के अंदर ये चेक करेगा कि क्या यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से कोई टैग है।
आप ये इसको यहाँ पे मिलेगा स्क्रिप्ट के नाम से टैग। उसके बाद फिर ये दिखेगा कि आपने कौन सी स्क्रिप्ट चलाई है। आपने यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाई है तो ये चेक करेगा कि स्टार्ट स्क्रिप्ट है, और स्टार्ट स्क्रिप्ट के सामने जो भी लिखा हुआ है ये उसको रन करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट क्या करता है, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को उठाता है और उसका एक बंडल बनाता है और उसको रन करता है लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जैसे कि यहाँ पे इसने किया भी है। इसने यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे रन किया है लोकल होस्ट 3000 पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने सपोज यहाँ पे ब्राउजर खोला अपना, तो आप यहाँ पे देखो ये चला है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे। 3000 जो होता है वो एक पोर्ट नंबर होता है, डिफॉल्ट रिएक्ट का डिफॉल्ट पोर्ट है पोर्ट 3000। एंड यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ ये सब कुछ आया है। ये सब कुछ मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे हमारे पास एक एसवीजी लोगो है, फिर यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये सब कुछ मैंने नहीं लिखा। ये अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से, तो ये बाय डिफॉल्ट लिखा आता है। एंड ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर, और आपको यहाँ पे एक फाइल मिलेगी app.js के नाम से। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है app.js के अंदर। आप यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है जो कि एक एसवीजी लोगो है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे एक लिंक है जो कि है लर्न रिएक्ट, जो कि बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सारा कोड रन हुआ है, और इसने और ये हमें दिख रहा है हमारे ब्राउजर के अंदर। बट ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है। हमारा जो मेन एंट्री पॉइंट होता है रिएक्ट में, जहां से हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, वो होता है index.js। ये हमारी यहाँ पे मेन फाइल होती है। ये रिएक्ट के एप्लीकेशन में मेन फाइल होती है index.js। जब आप अपने रिएक्ट के सर्वर को रन करते हो तो सबसे पहले जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो आपका रिएक्ट का सर्वर है, रिएक्ट का कंपाइलर है, वो सबसे पहले इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट करता है जो कि है index.js। आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे दो लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं, एक तो है रिएक्ट और दूसरी है रिएक्ट डॉम। रिएक्ट लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे रिएक्ट के अपने फीचर्स का यूज कर रहे हैं, वो आते हैं सारे रिएक्ट के अंदर से। फिर यहाँ पे रिएक्ट डॉम आती है। अगर आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो ब्राउजर में, तो आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ब्राउजर में रन करने में हेल्प करती है ये वाली लाइब्रेरी जो कि होती है रिएक्ट डॉम। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रिएक्ट डॉम की हेल्प से एक फंक्शन को कॉल किया जो कि है क्रिएट रूट फंक्शन, और हमने यहाँ पे एक रूट एलिमेंट बना दिया। इस एलिमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पे ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। यहाँ पे सिंपल एक जावास्क्रिप्ट है। ये हमें ये बता रही है, ये वाली लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, कि कहीं पे कोई एक एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट है, और हमने यहाँ पे उस एलिमेंट को एक्सेस किया और उसको इसके अंदर स्टोर करा दिया रूट के अंदर। और फिर हमने क्या किया, उस एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट को डाल दिया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो भी ये सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी ऐप कंपोनेंट के अंदर सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया और हमने फिर इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे index.js के अंदर। आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया index.js के अंदर, और एक एलिमेंट है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, हमने उसके अंदर डाल दिया इसको। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास किसी भी ब्राउजर में जो मेन फाइल होती है वो होती है index.html। आपने अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो ये बिल्कुल थप्पा लगा लो इस चीज का कि जो मेन फाइल होती है वो होती है index.html। ब्राउजर index.html को रन करता है, बट index.html तो यहाँ पे है ही नहीं। आप यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया कि मेन जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है वो होता है index.js। फिर यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है हमारा वो app.js में लिखा हुआ है, तो index.html तो यहाँ पे है ही नहीं। बट यहाँ पे एक कैच है, आपको यहाँ पे जाना है पब्लिक फोल्डर के अंदर, एंड पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी index.html। एंड जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे एक टैग होता है हमारे पास जो कि एक एलिमेंट होता है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट होती है, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड डाल रहे हैं। ये जो एलिमेंट है आपको ये मिलता है आपको index.html के अंदर। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे बॉडी टैग के अंदर, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है div जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूं, जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है सारा, ठीक है, ये index.js के थ्रू index.html में जाके अपेंड हो रहा है। हमने यहाँ पे app.js में जो कोड लिखा उसको एक्सपोर्ट किया, उसको यहाँ पे index.js के अंदर इंपोर्ट किया, और फिर हमने इस रूट एलिमेंट को एक्सेस किया जो कि index.html के अंदर है, और हमने अपना सारा कोड अपेंड कर दिया इस div id एलिमेंट रूट के अंदर, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाऊँ और मैं अगर यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो पेरेंट डिव है वो है div id इज इक्वल्स टू रूट, जो index.html के अंदर लिखा हुआ है।
और फिर ये हमारा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, डिव, एक डिव है जिसकी क्लास नेम यहाँ पे ऐप है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ, हमारे पास यहाँ पे एक डिव है जिसकी क्लास नेम यहाँ पे ऐप है, उसके उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे हेडर है। तो यहाँ पे एक डिव है जिसकी क्लास नेम यहाँ पे ऐप है और उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है हेडर है। तो यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है हमारा वो इंडेक्स और एचटीएमएल में जो रूट एलिमेंट है उसके अंदर जाके अपेंड हो रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ ना, एंड मैं सपोज यहाँ पे इस सब को हटा रहा हूँ और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा हेलो, तो आप यहाँ पे देखोगे इस सब की जगह यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा आएगा। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको शायद क्लियर हुई होगी। अब सर यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे मेरे को जो अपना प्रोजेक्ट है वो बनाना है। प्रोजेक्ट मेरा कुछ इस तरह इस प्रकार का मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। हम यहाँ पर ये बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखो ना, ये यहाँ पे एक हेडर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को इस हेडर पे यहाँ पे काम करना है। तो हेडर बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं अपने यहाँ पे पूरा जो मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड रखने वाला हूँ। मतलब थोड़ा प्रोजेक्ट देखने में थोड़ा रीडेबल हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अपने जो सारे कंपोनेंट्स है उसके लिए मैं यहाँ पे अपने एक फोल्डर बना रहा हूँ जो कि होगा कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। कंपोनेंट्स, परफेक्ट। कंपोनेंट्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पे फोल्डर चाहिए वो चाहिए नैपबार के नाम से। मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है वो बनाया मैंने यहाँ पे नैपबार के नाम से। अब यहाँ पे दो तरह के आप कंपोनेंट बना सकते हो, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। लेटेस्ट जो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हैं। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो नैपबार जो आपके कंपोनेंट का नाम है। एंड यहाँ पे मैंने सपोज ये लिखा और यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे सपोज पी टैग के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा हेलो फ्रॉम नैपबार। अरे अरे परफेक्ट, हेलो फ्रॉम नैपबार मैंने लिखा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया मैंने इसको, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नैपबार। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैपबार कर दिया मैंने यहाँ पे। जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो उसमें से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है और यहाँ पे उसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है वो इंडेक्स और जेएस है। तो इंडेक्स और जेएस में से आपको बाकी फाइलों को लिंक करना होता है। हमने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को लिंक किया हुआ है। आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो हमारा जो अभी जो लिंकिंग हुई हुई है प्रोजेक्ट की वो ऐप कंपोनेंट तक हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे अपने जो ऐप कंपोनेंट है उसको एज अ लैंडिंग कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसको मैं इस ऐप कंपोनेंट से रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो नैपबार कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कंपोनेंट्स, ठीक है। ये बताने के लिए कि मेरे ये सभी मेरे यहाँ पे कंपोनेंट्स इंपोर्ट हैं। मैं यहाँ पे जो मेरा नैपबार कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे दो तरह के इंपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि नैपबार कंपोनेंट मेरा कहाँ से इंपोर्ट होगा, तो अगर आप यहाँ पे लगाते हो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश का ये मतलब है कि अभी आप यहाँ पे करंट फोल्डर सोर्स के अंदर हो और आप सोर्स फोल्डर के बाहर देख रहे हो। तो अगर आप सोर्स फोल्डर के बाहर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगाओगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। बट अगर आप सेम फोल्डर के अंदर देख रहे हो तो आप यहाँ पे लगाओगे उस केस में डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे लिखा डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो आप अरे अरे मैंने यहाँ पे लिखा डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो आप यहाँ पे देखो अभी मैं सेम फोल्डर के अंदर हूँ, और जो यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं वो सभी यहाँ पे इसने मेरे को दिखा दी। तो मेरा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट्स के अंदर है, और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट है जो कि है नैपबार के नाम से। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नैपबार को रेंडर करना है। कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे उसको लिखना होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ। तो मैंने यहाँ पे नैपबार लिखा सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग से मेरा मतलब है फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपको उसको यहीं पे क्लोज करना होता है। ये होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। रिफ्रेश किया, ठीक है, वापस आए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ इसको, तो यहाँ पे आना चाहिए हेलो फ्रॉम नैपबार। तो यहाँ पे इस केस में हेलो फ्रॉम नैपबार आया जो कि यहाँ से प्रिंट हो रहा है आपकी नैपबार कंपोनेंट से। अब मेरे को यहाँ पे एक हेडर बनाना है, इस तरह का एक हेडर होगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला मटेरियल यूआई का। मटेरियल यूआई एक रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उनका यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे मटेरियल यूआई को दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे लिखना है mui.com। मटेरियल यूआई का वर्जन 5 आ चुका है। तो यहाँ पे ये आपका मटेरियल यूआई है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, एंड ये इसकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मटेरियल यूआई को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इसको मैंने यहाँ से जो इसकी इंस्टॉलेशन है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। एनपीएम में यहाँ पे यूज करूँ तो एनपीएम वाली इंस्टॉलेशन मैंने यहाँ पे कॉपी की। यहाँ पे रिएक्ट का सर्वर चल रहा है तो मेरे को यहाँ पे एक और टर्मिनल खोलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक और टर्मिनल खोला, ठीक है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले जाना है अपने फोल्डर के अंदर जो कि है आपका क्रेड ऐप के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर गया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो मटेरियल यूआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मेरे को यहाँ पे मटेरियल यूआई में एक चीज का यूज करना है जो कि होता है आपका ऐप बार।
हम यहाँ पे ऐप बार की हेल्प से हेडर बना सकते हैं। ये एक कंपोनेंट होता है मटेरियल यूआई में। आपको अगर मैं यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं तो ये होता है हमारे यहाँ पे ऐप बार कंपोनेंट। ठीक है, ये एक ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट कलर देता है एंड आप इसको यहाँ पे एक हेडर की तरह यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे दो चीजों का यूज करना है इसके लिए, एक तो ऐप बार और दूसरा आपको यहाँ पे टूल बार। तो वापस चलते हैं यहाँ पे। मैं सपोज वापस किया, इस पे बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे नैप बार में दो कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना है। पहला जो कंपोनेंट होगा आपका वो होगा आपका यहाँ पे ऐप बार, जो हमने अभी भी देखा वहाँ पे। दूसरा का जो कंपोनेंट होगा वो होगा टूल बार। मेक श्योर ऐप बार का भी कैपिटल होना चाहिए और जो टूल बार का भी है वो स्मॉल होना चाहिए। और ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे आपके जो पैकेज आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है MUI/material से। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इस लाइन को रिमूव करना है और आपको यहाँ पे लिखना है ऐप बार। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐप बार लिखा विद कैपिटल बी, उसके अंदर अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टूल बार। आपको यहाँ पे टूल बार लिखना है, टूल बार होगा आपका विद स्मॉल बी। अगर आप इतना लिख दोगे ना तो आपको यहाँ पे एक वो दिखेगा, एक हेडर दिखेगा जो कि आपका ऐप बार होगा। एक सेकंड इसको कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल ही हो चुका है, वापस आते हैं। तो अगर अब मैं आपको यहाँ पे चला के देखूँ तो आपको यहाँ पे एक ये दिखना चाहिए। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे जो हेडर है अपना वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना भी है इसके ऊपर जो कि मेरे राउट्स होंगे। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ पे टैग के अंदर हेलो सिर्फ कोड फॉर इंटरव्यू। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास इस टाइम पे कोड फॉर इंटरव्यू लिखा है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिखा है। मटेरियल यूआई को यूज करने का ये फायदा, आप यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अब तक एक भी सीएसएस का यूज नहीं किया। जबकि अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ ना तो आप यहाँ पे देखो कितनी सारी यहाँ पे सीएसएस लगाई है मटेरियल यूआई ने। आप यहाँ पे देखो कितनी सारी यहाँ पे सीएसएस लगी हुई है। तो मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स का यूज करने का ये फायदा है कि आप यहाँ पे कंपोनेंट्स को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो विद मिनिमल और नो सीएसएस। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने कोड फॉर इंटरव्यू लिखा बट यहाँ पे मैंने पे टैग का यूज किया है। आप यहाँ पे एक चीज का यूज कर सकते हो जो कि होता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मटेरियल यूआई में पे टैग की रिप्लेसमेंट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक पे टैग देता है बट आप इसको रिप्लेस कर सकते हो विद जो है अपने हेडर टैग्स होते हैं उससे भी। हमारे पास यहाँ पे वेरिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे इसको एक हेडर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ये एक पे टैग देता है। ये यहाँ पे वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ये एक पे टैग देता है। तो मैं यहाँ पे इस टाइपोग्राफी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ तो HTML के कंपोनेंट्स, HTML के जो टैग्स हैं उनका मैं यहाँ पे कम ही यूज करूंगा। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा और आप यहाँ पे देखो कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप यहाँ पे देखो कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे दो कंपोनेंट्स और चाहिए। एक होगा मेरा यहाँ पे ऑल यूजर्स के नाम से, जहाँ पे मैं अपने सभी यूजर्स को डिस्प्ले करवाऊंगा। फिर एक और होगा अपने पास। ठीक है, और ये होगा अपने पास यहाँ पे ऐड यूजर के नाम से, जहाँ पर मैं अपना जो ऐड यूजर वाला फ्रेम है वो बनाऊंगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट अब मेरे को यहाँ पे सीएसएस को हैंडल करना है। सीएसएस हैंडल करने के रिएक्ट में काफी सारे तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे इन्हीं का तरीका यूज कर सकते हो जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ। इन्होंने यहाँ पे एक सीएसएस फाइल बनाई और उसमें अपनी सारी सीएसएस डाल दी। ठीक है, दूसरा तरीका है आप किसी एक एक्सटर्नल पैकेज का यूज कर सकते हो। टेलविंड सीएसएस, स्टाइल हाइफन कंपोनेंट्स, बाकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, एक और तरीका है, हम यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहे हैं तो मटेरियल यूआई की हेल्प से ही आप अपने जो सीएसएस है उसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है स्टाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, स्टाइल्ड कंपोनेंट का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये बिल्कुल सिमिलर काम करता है जो स्टाइल्ड कंपोनेंट्स लाइब्रेरी होती है अपनी। अगर आपने उसको यूज किया है तो आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। हमें यहाँ पे स्टाइल्ड को इंपोर्ट करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे मैं वापस गया, इसको क्लोज करते हैं ऐप.css को, एंड मैंने यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट किया। ठीक है, अब स्टाइल्ड कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक हेडर के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और स्टाइल्ड यहाँ पे यूज होता है एज अ फंक्शन। और आपको सीएसएस को किसके ऊपर लगाना है? सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो ऐप बार के बैकग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। मैंने सपोज यहाँ पे ऐप बार को इसके अंदर पास किया क्योंकि मेरे को सीएसएस लगानी है अब ऐप बार के अंदर। और यहाँ पे आपको बैकटिक लगाना है। उसके बाद बैकटिक जो टैब के ऊपर जो एक बटन होता है लैपटॉप में, ठीक है, आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर जो वो टैग होता है ना वो बैकटिक कहलाता है। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे बैकटिक लगाया और यहाँ पे जो मैं सीएसएस डाल रहा हूँ वो है सपोज बैकग्राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डाल रहा हूँ जो कि होगा 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 मैंने यहाँ पे लिखा। ये ब्लू, ये एक ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो ब्लू बोल रहा था मैं बट ये एक ब्लैक कलर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो ऐप बार है, ऐप बार विद अपडेटेड सीएसएस इस हेडर के अंदर है। तो अब आपको यहाँ पे हेडर को कॉपी करना है और इस ऐप बार को इससे रिप्लेस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे हेडर को इससे रिप्लेस किया।
चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपका जो यहाँ पे ये है, ये आपका ब्लैक कलर में हो चुका है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसको मेरे को थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, इसको थोड़ा-सा बोल्ड करना है। इनमें मेरे को बीच में स्पेस डालना है, तो ये सब आप काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज़ बिल्कुल सेम काम मेरे को करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज़ कॉन्स्ट टैब्स इज़ इक्वल्स टू स्टाइल्ड और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज़ टाइपोग्राफी पे इस बार में मेरे को ये लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी के ऊपर लगाया। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को इसका इंक्रीज़ करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ कितना लें, 20 पिक्सल लेते हैं, 20 पिक्सल शायद इनफ होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब्स को यहाँ से कॉपी करना है और जो आपके यहाँ पे जितने जहाँ पर भी आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, आपको उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है अपने टैब से। तो जो आपकी सीएसएस है वो उस सब एलिमेंट्स पे जाके, उस सब कंपोनेंट्स पे जाके अप्लाई हो जाएगी और आप यहाँ पे देखो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मार्जिन राइट चाहिए, क्योंकि वो अभी बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे मार्जिन राइट मैंने डाला और बिल्कुल ठीक है ये तो परफेक्ट है। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अगर कोड फॉर इंटरव्यू में क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे कर्सर पॉइंटर मेरे को चाहिए होगा, बट वो ठीक है, वो देख लेंगे। बट तो अभी अगर मैं यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू क्लिक करता हूँ तो कोड फॉर इंटरव्यू वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए। ऑल यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो ऑल यूजर्स वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए। एड यूजर पे क्लिक करता हूँ तो एड यूजर वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं। 3 कंपोनेंट की मेरे को यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो होगा यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू डॉट जेएसएक्स। सेकंड जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो होगा ऑल यूजर्स के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल यूजर्स डॉट जेएसएक्स। थर्ड जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो होगा मेरे यहाँ पे एड यूजर के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा एड यूजर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये कंपोनेंट हम बना लेते हैं। आप यहाँ पे जो एक शॉर्टकट एक वो भी आता है, एक्सटेंशन होती है एक, ठीक है, आप यहाँ पे उसका भी यूज कर सकते हो, जो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने के लिए। बट ठीक है, मैनुअली बनाते हैं, इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा कोड नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे सपोज आ जाएगा आपका एड यूजर। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाली है जो कि आपकी हेलो फ्रॉम एड यूजर के नाम से। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और सेम मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा एड यूजर की जगह ये हो जाएगा आपका ऑल यूजर्स। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया एंड ठीक है, एड यूजर की जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑल यूजर्स। ठीक है, इसके बाद फिर मेरे को यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आया मैं कोड फॉर इंटरव्यू में और यहाँ पर आपको डालना है जो आपके कंपोनेंट का नाम है कोड फॉर इंटरव्यू, और सेम नेम से आपको इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है और सेम नेम में यहाँ पर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने यहाँ पे तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऐप कंपोनेंट मेरा यहाँ पे लैंडिंग कंपोनेंट होगा, तो तीनों कंपोनेंट्स को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंपोर्ट और ये हो जाएगा आपका कोड फॉर इंटरव्यू को यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया सपोज ऑल यूजर्स को। बिल्कुल ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने सपोज इंपोर्ट किया आपके एड यूजर को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसके नीचे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे मैंने सपोज ये डाला, ऑल यूजर्स को भी यहीं पे ही डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका एड यूजर है उसको भी यहीं पे डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे को यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स दिखनी चाहिए, हेलो फ्रॉम ऑल यूजर्स, एड यूजर, और वो तो कट ही गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगर यहाँ पे देखो तो इसके पीछे छुप रहा है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मटेरियल यूआई क्या करता है, वो जो हेडर है उसकी पोजीशन को बाय डिफॉल्ट ये फिक्स रखता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिक्स है। हर एक एलिमेंट की, हर एक एचटीएमएल एलिमेंट की जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। बट अगर आप उसको स्टैटिक से हटा के कुछ और करते हो तो आप उसको नॉर्मल एचटीएमएल फ्लो से बाहर निकाल रहे हो, तो वो ओवरलैप होता है उस केस में। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो मेरे को इसको पोजीशन फिक्स को वापस पोजीशन स्टैटिक में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नैप बार में जाना है और यहाँ पे हेडर के अंदर जो हमारा ऐप बार, इसके अंदर एक प्रॉप पास कर सकते हो जो कि होता है पोजीशन के नाम से, और पोजीशन के अंदर आप यहाँ पे स्टैटिक पास कर सकते हो। तो जैसे मैंने आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्टैटिक डाला तो अभी ये नॉर्मल एचटीएमएल फ्लो में आ चुका है। तो अभी ये एक के नीचे एक लाइन करेगा इसको। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे को तीनों कंपोनेंट दिख रहे हैं। अभी मेरे को यहाँ पे तीनों कंपोनेंट अपने दिख रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू पे क्लिक करूँ तो कोड फॉर इंटरव्यू दिखना चाहिए। इनिशियली यहाँ पे जब मैं अपने होम कंपोनेंट पे आऊँ तो यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू वाला कंपोनेंट दिखना चाहिए, सिर्फ ये वाली स्ट्रिंग दिखनी चाहिए। जी, फिर जैसे मैं ऑल यूजर्स पे क्लिक करूँ तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हाइड हो जाए और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट दिखे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ऑल यूजर्स पर हूँ। फिर जब मैं यहाँ पे ऐड यूजर्स पे जाऊँ तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हाइड हो जाए और सिर्फ लास्ट वाला कंपोनेंट दिखे। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा काम करना है। तो मेरे को यहाँ पे कंडीशनली अपने कंपोनेंट्स को रेंडर
करना है बेस्ड ऑन कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे इस टाइम पे एक्टिव है। अगर यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू एक्टिव है तो कोड फॉर इंटरव्यू दिखना चाहिए। अगर मैं सपोज स्विच कर लेता हूँ यहाँ पे ऑल यूजर्स पे, तो ऑल यूजर्स वाला कंपोनेंट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में राउटिंग डालनी है कंडीशनली। आप देखो दो तरीके वो होते हैं कंपोनेंट्स को रेंडर करने के। एक आप कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हो इफ एल्स लगा के, ठीक है, बट उसमें कोई राउटिंग चेंज नहीं होगी, बट मेरे को राउटिंग यहाँ पे चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्ट के पैकेज का यूज करने वाला हूँ जो कि होता है रिएक्ट राउटर डॉम। उसकी हेल्प से हम राउटिंग को भी चेंज कर सकते हैं और जो अपने कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे कंडीशनली डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो वापस जाना है, आपको यहाँ पे एक नया टैब खोलना है और यहाँ पे आपको लिखना है npm install react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करवा रहा हूँ जो कि है रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से। ये पैकेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है app.js के अंदर, क्योंकि यहीं पर ही हम अपने कंपोनेंट्स को रेंडर करवा रहे हैं। तो कौन से कंपोनेंट को दिखाना है, किसको हाइड करना है, उसको भी यहीं भी मैनेज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट में राउटिंग को अनेबल करना पड़ेगा। राउटिंग को अनेबल करने के लिए हम यहाँ पे एक पैकेज का यूज कर सकते हैं जो कि होता है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर की हेल्प से कहाँ से आएगा, सबसे पहले तो ये आएगा आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, जो पैकेज हमने अभी भी यहाँ पे इंस्टॉल करा है। ब्राउजर राउटर की हेल्प से आप अपने जो यहाँ पे आपका वो है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, उसमें राउटिंग को आप अनेबल कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे बस कॉपी करना है ब्राउजर राउटर को और अपने पूरे प्रोजेक्ट को रैप कर देना है ब्राउजर राउटर से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे रैप कर दिया ब्राउजर राउटर से, क्योंकि मेरे को सभी कंपोनेंट्स में राउटिंग चाहिए। मेरे को यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स में राउटिंग डालनी है। बट अब राउटिंग मेरे को कैसे डालनी है, ठीक है, उसके लिए आप अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊं, तो जिन कंपोनेंट्स को मेरे को हाइड करना है और जिन कंपोनेंट्स को मेरे को दिखाना है, मतलब जिन कंपोनेंट्स को मेरे को आपस में टॉगल करना है कि एक कंपोनेंट दिखे तो बाकी के दोनों हाइड हो जाएं, वो ये तीन कंपोनेंट्स हैं। मेरे को यहाँ पे इन तीन कंपोनेंट्स को आपस में टॉगल करना है, इसको हाइड करना है, इसको शो करना है। ये वाला जो यहाँ पे कंपोनेंट है इसको मेरे को हमेशा दिखाना है। ये वाला जो कंपोनेंट है रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू पे हूँ, ऑल यूजर्स पे हूँ, एड यूजर पे हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यहाँ पे ये वाला जो नैप बार कंपोनेंट है इसको हमेशा दिखाना है और मेरे को सिर्फ इन तीन कंपोनेंट्स को टॉगल करना है। तो अब यहाँ पे इस चीज को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे एक पैकेज का यूज करते हो जो कि होता है राउट्स पैकेज। आपको अपने उन पैकेज को राउट से रैप करना होता है जिनको आपको कंडीशनली रेंडर करना है। तो नैपबार कंपोनेंट मेरे को हमेशा दिखाना है, मेरे को कंडीशनली रेंडर करना है इन बाकी तीन कंपोनेंट्स को। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इन तीनों कंपोनेंट्स को रैप करना पड़ेगा राउट से, जिसको मेरे को यहाँ पे कंडीशनली दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों अपने कंपोनेंट्स को राउट से रैप कर दिया। ठीक है, अब किस बेसिस पे मेरे को दिखाना है, क्योंकि अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरर आ चुकी है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ये कि आपको किस बेसिस पे दिखाना है। मतलब हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि हम जो यहाँ पे राउटिंग का जो स्टैंडर्ड है जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं वो है यहाँ पे यूआरएल बेस्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, हम यहाँ पे यूआरएल बेस्ड राउटिंग करने वाले हैं जो कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड भी है, हर जगह यही होता है। यूआरएल बेस्ड राउटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे ये बताना होता है कि यूआरएल में क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पे यहाँ पे कंपोनेंट्स डिस्प्ले हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब यूआरएल में यहाँ पे ऑल हो तो ऑल यूजर्स वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाए। जब यूआरएल में यहाँ पे ऐड हो तो ऐड यूजर वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो। और जब यूआरएल में कुछ भी ना हो ना तो उस टाइम पे कोड फॉर इंटरव्यू वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाए। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे एक और पैकेज की जरूरत होती है जो कि होता है राउट पैकेज। राउट पैकेज की हेल्प से हम अपने यहाँ पे कंपोनेंट्स को सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं ना चला के तो नहीं, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे लिखना है राउट। राउट लिखने के बाद आपको किस पाथ पे इसको एक्टिव दिखाना है। तो कोड फॉर इंटरव्यू मेरे को दिखाना है जब मेरे यूआरएल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एम्प्टी फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, और अगर फॉरवर्ड स्लैश है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर मारूंगा तो आप यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 3000 ही खुलना है। अगर मैं आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर मारता हूँ तो लोकल होस्ट 3000 ही खुलेगा। तो यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्लैश होता है ना, ये इसका मतलब होता है कि आपके यूआरएल में
कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ पे एम्प्टी स्लैश होना चाहिए उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मेरे को यहाँ पे दिखाना है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे दिखाना है कोड फॉर इंटरव्यू। तो मेरे को यहाँ पे इस तरह से ये डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब राउट में पाथ में इस टाइम पे जब ऑल हो, पाथ में मेरा जब इस टाइम पे यहाँ पे ऑल हो, तो मेरे को ये वाला एलिमेंट दिखाना है जो कि है यहाँ पे ऑल यूजर्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये बताना है जब मेरे को यहाँ पे राउट चेंज करना है, जब पाथ में यहाँ पे ऐड हो जाए, जब पाथ में यहाँ पे ऐड हो उस केस में मेरे को यहाँ पे जो एलिमेंट दिखाना है वो होगा यहाँ पे ऐड यूजर एलिमेंट। मेरे को यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करना है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे यूआरएल पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू आया है, बाकी दोनों कंपोनेंट्स यहाँ से हाइड हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ऑल लिख के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आया है हेलो फ्रॉम ऑल यूजर्स, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल में यहाँ पे इस टाइम ऑल है। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में ऐड डालता हूँ, चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आया है हेलो फ्रॉम ऐड यूजर, क्योंकि इस टाइम पे यूआरएल में यहाँ पे ऐड है। बढ़िया। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हुआ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक नैव लिंक डालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो कोड फॉर इंटरव्यू वाला कंपोनेंट खुल जाए, जब यहाँ पे क्लिक हो तो ऑल यूजर्स वाला कंपोनेंट खुल जाए, जब यहाँ पे क्लिक हो तो ऐड यूजर वाला कंपोनेंट खुल जाए। उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा नैव लिंक को। मैं यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जो कि आता है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, हम यहाँ पे एक नैव लिंक कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो अपने कंपोनेंट है उसको यहाँ पे नैव लिंक से आप रैप कर सकते हो। तो मैंने सपोज यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे नैव लिंक से सपोज रैप किया, बढ़िया। बट मेरे को अब यहाँ पे ये भी तो बताना पड़ेगा कि जब इस पे क्लिक हो तो राउट कहाँ पे जाए। मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक होते ही राउट जो है मेरा वो एम्प्टी उस पे चला जाए, और जब इस पे क्लिक हो तो ऑल पे जाए, और जब इस पे क्लिक हो तो ये ऐड पे जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे यूआरएल को चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही ऑल यूजर्स पे क्लिक होगा तो यूआरएल में यहाँ पे ऑल आ जाएगा, और यूआरएल में ऑल आते ही ये यहाँ पे मैच करेगा कि कौन किसके राउट में यहाँ पे ऑल है, तो उस वाले कंपोनेंट को ये यहाँ पे रेंडर मार देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो यूआरएल है उसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सीएसएस ब्रेक हो गई, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू। ऑल यूजर्स मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आया हेलो फ्रॉम ऑल यूजर्स। एड यूजर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आया हेलो फ्रॉम एड यूजर। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बट सीएसएस ब्रेक हो गई, तो सीएसएस को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। सबसे पहले तो जो नैव लिंक है, टाइपोग्राफी की जगह मैं यहाँ पे नैव लिंक डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सपोज नैव लिंक लिखा। यहाँ पे नैव लिंक डालने के बाद मेरे को यहाँ पे वापस नैव लिंक को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा टैब से। वो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रिप्लेस किया था नैवलिंक को। बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नैवलिंक से टैब से रिप्लेस किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे इसने कुछ सीएसएस लगा दिया नैवलिंक ने। सबसे पहले तो जो कलर है उसको मेरे को वापस लेके आना है। तो कलर को आपको यहाँ पे करना है इनहेरिट, तो ये कलर आपका वापस व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अंडरलाइन आ रही है। अंडरलाइन आप यहाँ पे हटा सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन से। टेक्स्ट डेकोरेशन को आपको करना होता है यहाँ पे नन। तो बिल्कुल सही चल रहा है। आप यहाँ पे देखो, ऑल यूजर्स, एड यूजर, कोड फॉर इंटरव्यू, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जो एड यूजर है उसके अंदर मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म बना के मेरे को यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं जो कि होता है फॉर्म कंपोनेंट अपना, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। ये कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये वाला कंपोनेंट है फॉर्म। फॉर्म ग्रुप है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। कंपोनेंट तो मेरे को यहाँ पे फॉर्म ग्रुप का, हाँ यही वाला कंपोनेंट है। मेरे को यहाँ पे फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल इस सब का मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नैब बार की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अभी इसको भी क्लोज करते हैं, अभी इसको भी क्लोज करते हैं। हमें यहाँ पे अभी इससे काम है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। एक पैकेज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो कि होता है फॉर्म ग्रुप पैकेज, ठीक है। क्योंकि हम अब यहाँ पे जो अपने फॉर्म एलिमेंट्स हैं उसके साथ अब यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज फॉर्म ग्रुप को मैंने यहाँ पे लिखा, और इसने यहाँ पे अपने आप इसको इंपोर्ट भी मार दिया, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, एंड दैट्स इट, बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, फॉर्म ग्रुप के अंदर
हमारे पास एक एलिमेंट होता है जो कि होता है फॉर्म कंट्रोल, हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल को मैंने सपोज यहाँ पे इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है। टेक्स्ट फील्ड हम बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट की हेल्प से। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ये वाली टेक्स्ट फील्ड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बट एक और हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होती है जो कि होती है इनपुट फील्ड। इनपुट लेवल के नाम से भी होता है शायद कुछ, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, ये या तो आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट फील्ड का, या फिर आप यहाँ पे इनपुट लेबल का यहाँ पे यूज कर सकते हो। इनपुट लेबल और एक हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड होती है, उस सब का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देखो, फॉर्म कंट्रोल के अंदर इन्होंने यहाँ पे इनपुट लेबल लिया हुआ है। ठीक है, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ भी है कि जो आप HTML में यहाँ पे यूज करते हो div क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, उसका इन्होंने यहाँ पे रैपर दिया हुआ है फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट। इंटरनली ये यही काम कर रहा है। ठीक है, इंटरनली ये यही काम कर रहा है, बट इन्होंने यहाँ पे एक रैपर दिया है। फिर जो लेबल हमारे पास यहाँ पे टैग होता है, ये उसकी उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे इनपुट लेबल है। फिर यहाँ पे है इनपुट और आईडी इज इक्वल्स टू दिस इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट मान लो आप, उसकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट है ये इनपुट। तो मेरे को यहाँ पे इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया सपोज इनपुट लेबल का। ठीक है, इनपुट लेबल कंपोनेंट का मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने यहाँ पे सपोज नेम लिखा। ठीक है, उसके बाद अरे उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगानी है कुछ इस तरह। इन दोनों कंपोनेंट्स को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इनपुट एंड लेबल, और दूसरा जो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट है वो यहाँ पे इनपुट कंपोनेंट। बिल्कुल ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास जो इनपुट फील्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली, आप देखो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आई है, जो कि है यहाँ पे नेम फील्ड। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे कितनी फील्ड चाहिए, एक तो एक फील्ड मेरे को यहाँ पे यूजर नेम के लिए चाहिए, एक फील्ड मेरे को यहाँ पे ईमेल के लिए चाहिए, एक फील्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए उसके लिए किसके लिए, फोन के लिए। मैंने यहाँ पे सपोज यूजर नेम लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, और मैंने यहाँ पे लिखा फोन। तो आप अगर देखो मेरे पास यहाँ पे सारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, इसके CSS को मेरे को हैंडल करना है, वो मैं अभी देख लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वो डालना है, क्या बोलते हैं, एक टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है जो कि होगा सपोज टाइपोग्राफी की हेल्प से। जैसे कि मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले ही बताया कि हम यहाँ पे टाइपोग्राफी की हेल्प से p टैग की रिप्लेसमेंट है, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एड यूजर। बट टाइपोग्राफी बाय डिफॉल्ट एक p टैग देता है, तो जो भी यहाँ पे आपने एड यूजर लिखा है बहुत छोटा आएगा। बट इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे एक p टैग को, जो हमारे हेडिंग टैग्स हैं उसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे h4 लिखा। h4 लिखते ही आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है क्या, वेरिएंट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। हाँ, वेरिएंट्स नहीं आएगा, वेरिएंट आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे h4 लिखते ही ये यहाँ पे बड़ा हो गया। अब मेरे को यहाँ पे बटन भी चाहिए इसके नीचे जिस पे लिखा होगा एड यूजर। तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन कंपोनेंट भी होता है। आप यहाँ पे जो बटन कंपोनेंट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे बटन लिखा, एंड जो ये हमारे यहाँ पे बटन कंपोनेंट्स हैं, 3 तरह के बटन हमें मिलते हैं। एक तो होता है यहाँ पे टेक्स्ट, जिसपे आप होवर करोगे तो एक बॉर्डर का एक कलर आता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो वेरिएंट है वो कंटेंट है। कंटेंट में कलर फिल्ड आता है, और फिर आउटलाइन है, आउटलाइन में जो ये है आउटलाइन होती है। तो मेरे को सिंपल सा एक बटन चाहिए, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा बटन। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, एक फॉर्म कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, एक सिमेट्री बनी रहेगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा इसको एड यूजर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो एक बटन आना चाहिए एड यूजर के नाम से, बट इसका मेरे को वेरिएंट चाहिए कंटेंट। तो वेरिएंट मैंने सपोज लिखा है यहाँ पे कंटेंट। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो इस टाइम पे यहाँ कलर फिल होकर आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है, तो CSS में इस पे लगा रहा हूँ फॉर्म ग्रुप पे। फॉर्म ग्रुप के CSS से बाकी जितनी भी CSS है उसको मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कौन सा कंटेनर, क्योंकि वो एक कंटेनर एलिमेंट है। ठीक है, इक्वल्स टू स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखा, किस पे मेरे को CSS लगानी है, मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है अपने फॉर्म ग्रुप पे। और बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा। फिर इसके बाद तो अब जो CSS मेरे को यहाँ पे लगानी है, सबसे पहले तो वो यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ रहा है फॉर्म। मेरे को फुल स्क्रीन पे नहीं चाहिए, मेरे को इसकी जो विड्थ है वो चाहिए सपोज 50%। 50% मैंने यहाँ पे विड्थ डाली इसकी, और यहाँ पे कंटेनर मैंने कॉपी किया, फॉर्म ग्रुप से इसको रिप्लेस किया, जो क्लोजिंग टैग है उसको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो विड्थ है वो आधी होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो भी चुकी है। ठीक है, इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो मार्जिन ऑटो। ठीक है, मार्जिन ऑटो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये इस टाइम पे यहाँ पे सेंटर लाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को ऊपर से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ऊपर से
5%, ठीक है, ये ऊपर से 5% स्पेस उठाई, मेरे को इसको बिल्कुल सेंटर लाइन करना है, तो राइट से आपको ऑटो डालना पड़ेगा, बॉटम से सपोज मैं 0 डाल रहा हूँ और लेफ्ट से ऑटो, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को इनके बीच में यहाँ पे स्पेस डालना है, जो ये एलिमेंट्स है। आप या तो एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक और CSS बना सकते हो, और CSS की हेल्प से आप यहाँ पे इन एलिमेंट्स के अंदर उस CSS को डाल सकते हो, या फिर जो पेरेंट कंपोनेंट है उसकी CSS से आप चाइल्ड के कंपोनेंट्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड ग्रेटर देन, और मैंने यहाँ पे लिखा div। अब मैंने यहाँ पे div क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉर्म कंट्रोल है वो बाय डिफॉल्ट एक div ही होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो MUI जो फॉर्म कंट्रोल है बाय डिफॉल्ट एक div है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, फॉर्म ग्रुप भी एक div है, और जो फॉर्म कंट्रोल है वो भी एक div है। तो एक्चुअल में मैं जो CSS लगा रहा हूँ वो div के ऊपर लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे div के ऊपर मैंने यहाँ पे CSS लगा, मैंने सपोज यहाँ पे मार्जिन टॉप दिया इसका कितना दे 20 पिक्सल्स, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि यूजर अब यहाँ पे अगर अपनी कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालता है, ठीक है, यूजर इन टेक्स्ट फील्ड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन डालेगा वो इन्फॉर्मेशन मेरे को इस इन टेक्स्ट फील्ड में से निकालनी है, और उस इन्फॉर्मेशन को मेरे को कहीं पे स्टोर करना है, ठीक है। और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के बाद जब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी आ जाएगी, उसके बाद मेरे को एक API कॉल करनी है उस इन्फॉर्मेशन को लेके। तो अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को मेरे को यहाँ पे स्टोर करना है, तो मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे रिएक्ट के एक हुक का यूज करना पड़ेगा जो कि है यूज स्टेट। तो मैंने सपोज यहाँ पे यूज स्टेट मैंने सपोज यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा सर, ये आपके रिएक्ट के अंदर से आएगा, जो आपका रिएक्ट पैकेज है वहां से, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी जहां पर मैं अपने जो यूजर है उसको स्टोर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट यूजर और सेट यूजर इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ, यूज स्टेट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूज स्टेट जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। आई होप आपको यूज स्टेट पता होगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यूज स्टेट यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और ये यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल होता है जो कि स्टेट का वेरिएबल होता है, और ये स्टेट का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम इस वाले स्टेट को अपडेट करते हैं। और ये यूज स्टेट यहाँ पे रिएक्ट का एक हुक है जो अपने अंदर लेता है इनिशियल वैल्यूज, जो इसकी इनिशियल वैल्यूज हैं हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यूज आप डाल सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे लेके दिखाऊँ, तो मैंने सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एंड इनिशियल और वैल्यूज इज इक्वल्स टू, इसको एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में सपोज यहाँ पे सबसे पहली जो मेरी यहाँ पे वैल्यू है वो मैं नेम ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा यहाँ पे ये सभी फील्ड्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं उसको मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्रुप करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज नेम लिखा, नेम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूजर नेम, यूजर नेम के बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल, और ईमेल के बाद जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट फील्ड है वो है मेरे यहाँ पे फोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक इनिशियल ऑब्जेक्ट लिया, एक डमी ऑब्जेक्ट, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया इस वाली स्टेट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस यूजर वेरिएबल के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जैसी मेरी इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज हो वैसी मेरे को पता लग जाए, और मैं उस वाली फील्ड को मैं स्टोर करा लूँ। तो जैसे ही इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज होगी, मतलब जैसे ही यहाँ पे बंदा अपना नाम टाइप करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही मेरे को यहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कराना स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए जैसे ही इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज होती है, तो उस इवेंट को मेरे को वहाँ पे कैच करना पड़ेगा, उस इवेंट को मेरे को वहाँ पे ट्रिगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो है ऑन चेंज, कि जैसे ही इनपुट फील्ड में वैल्यू चेंज होगी ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, और ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देगा। जो यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ मैं वो है ऑन वैल्यू चेंज। मैं सपोज यहाँ पे फंक्शन बनाया ऑन वैल्यू चेंज, इस फंक्शन को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड ऑन वैल्यू चेंज इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के मैं यहाँ पे सपोज हेलो प्रिंट कराता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल पे जाके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, मैंने यहाँ पे सपोज कुछ भी टाइप करा, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट मेरे को हेलो नहीं प्रिंट करवाना, मेरे को यहाँ पे यूजर ने जो 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 भी यहाँ पे टाइप किया है मेरे को वो वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम निकाल सकते हैं इवेंट की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल होता है जो कि इवेंट के नाम से होता है, आपको उसको कैच कराना है। मैंने यहाँ पे सपोज ई लिया, मैंने यहाँ पे इसको इसके अंदर पास किया और मैंने यहाँ पे ई लिखा।
अब ई को अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊँ ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे ई को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आता है। इवेंट का ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे इवेंट डॉट टारगेट के अंदर अगर आप यहाँ पे वैल्यू को चेक करोगे, तो वैल्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, जो कि टेक्स्ट फील्ड में इस टाइम वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पे ये होता है ई डॉट टारगेट एंड डॉट वैल्यू। तो अब इस केस में यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे कुछ भी डाला, तो आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं अपने इनपुट फील्ड के अंदर से। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, मेरे को सारे इनपुट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी अपने सभी इनपुट फील्ड्स में ये वाला फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं वैल्यूज निकाल पाऊँ, सबकी मैं यहाँ पे वैल्यूज निकाल पाऊँ। तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको फिर से चला के दिखाऊँ, मैं सपोज यहाँ पे लिखा पंकज त्रिपाठी, एंड आप यहाँ पे देखो, एक मिनट और दे दो, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, इस हेलो को हटाते हैं, कंफ्यूजन होती है फालतू की। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पंकज एंड त्रिपाठी, ये नेम से आया है। यूजर नेम में मैं सपोज डाल रहा हूँ पंकज, आप यहाँ पे देखो यूजर नेम में पंकज प्रिंट हुआ है। ईमेल में डाल रहा हूँ सपोज @gmail.com, एंड फोन नंबर में यहाँ पे वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये फोन नंबर की वैल्यूज हैं, ईमेल है, ये यूजर नेम है, और ये यहाँ पे नेम है। तो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आई हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेरे को पता ही नहीं कि कौन सी वैल्यू कौन सी टेक्स्ट फील्ड की है। ये वैल्यू यहाँ पर आई है, मेरे को क्या पता कि ये नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, या फिर फोन है। ये क्या चीज है, मेरे को तो पता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने सभी इनपुट फील्ड पे मैं यहाँ पे मेरे पास जितने भी इनपुट फील्ड है, मैं यहाँ पे सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो कि है ऑन वैल्यू चेंज। और मैंने वो ऑन वैल्यू चेंज मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, बट मेरे को तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा कि वो वाला फंक्शन कौन सी इनपुट फील्ड से ट्रिगर हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल काम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जैसे वैल्यू फील्ड होती है ना, हम जो वैल्यू है, वैल्यू फील्ड में से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है नेम। अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है ना कि आपके पास एक इनपुट फील्ड है और वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सेम फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो आपको अगर डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा फंक्शन कौन से इनपुट फील्ड से कॉल हुआ है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो नेम फील्ड से। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे नेम में नेम डाला, क्योंकि ये यहाँ पे नेम है। उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे नेम में डाला यूजर नेम, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम में डाला सपोज ईमेल, क्योंकि ये यहाँ पे ईमेल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम में डाला सपोज फोन, क्योंकि ये जो मेरी यहाँ पे फील्ड है, फोन नंबर वाली फील्ड है। परफेक्ट। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ अब नेम को निकालने के लिए ई डॉट टारगेट डॉट नेम अगर आप लिखोगे, तो उसको जो भी यहाँ पे नेम फील्ड की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पंकज, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट हुआ है कि ये नेम है, और नेम आपका यहाँ पे पंकज है। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा त्रिपाठी। ठीक है, यूजर नेम है, यूजर नेम आपका यहाँ पे ये है, और फिर ये आपका ईमेल है, एंड ये आपका यहाँ पे फोन है। तो परफेक्टली यहाँ पे अब डिफरेंशिएट हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जो वैल्यूज है उसको मेरे को यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना, मेरे को उसको इस वाली स्टेट के अंदर स्टोर करना है। इस वाली स्टेट के अंदर स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो कि है सेट यूजर। और सेट यूजर की हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराएंगे यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर। यूजर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले स्प्रेड किया, ताकि जो प्रीवियस वैल्यूज हैं वो वहाँ पे एज इट इज बनी रहे, वो ओवरराइड ना हो जाए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है की कॉलन वैल्यू। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू डलवाते हो, ऑब्जेक्ट में जब भी आप एक वैल्यू डलवाते हो, तो वो हम डलवाते हैं की और वैल्यू की हेल्प से। वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू आपकी यहाँ पे ये है ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये मेरे को इसके ऑब्जेक्ट के अंदर डलवानी है, एंड ये है आपकी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। की क्या है आपकी, की है यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो ई डॉट टारगेट डॉट नेम है, वो यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, ये कोई स्टैटिक नहीं है। यहाँ पे की जो है वो एक स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अभी अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पे की आएगा, और की वो एक वैल्यू आएगी, जो जो कि सपोज पंकज त्रिपाठी है। बट मेरे को यहाँ पे की नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे को यहाँ पे नेम डालना है, तो नेम आएगा मेरा ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर से। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट नेम है, वो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एंड वेरिएबल जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा, तो एरर देगा।
तो जब भी आपको वेरिएबल को यूज करना है एज अ की, तो आपको उसको यहाँ पे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करना होता है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, बिल्कुल मस्त है। तो अभी अगर मैं आपको चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक सेकेंड, अगर मैं आपको यहाँ पे यूजर को प्रिंट करके दिखाऊं, मैंने सपोज यहाँ पे यूजर को प्रिंट किया, जो मेरे यहाँ पे स्टेट का वेरिएबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पंकज, तो आप यहाँ पे देखो नेम में यहाँ पे पंकज आया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा त्रिपाठी, स्पेलिंग गलत हो रही है आई नो, बट ठीक है। अब आप देखो नेम में पंकज है, यूजर नेम में त्रिपाठी है, ईमेल में डाल रहा हूँ सपोज gmail.com, ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फोन नंबर में मैं यहाँ पे फोन नंबर डाल रहा हूँ। तो आपको अगर मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊँ, तो ईमेल में मेरा यहाँ पे ये आया है, नेम में ये आया है, फोन में परफेक्ट आया है, और यूजर नेम भी परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे यूजर ने ऐड की हैं, वो वैल्यूज मैं सक्सेसफुली गेट कर चुका हूँ। अब इस ऐड यूजर बटन के क्लिक पे उन वैल्यूज को लेके मेरे को एक एपीआई को कॉल मारना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। तो बटन के ऊपर एक क्लिक इवेंट को मेरे को यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक के साथ अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें सपोज मैं डाल रहा हूँ एड यूजर डिटेल्स। अरे एड यूजर डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाला। अब इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एड यूजर एंड डिटेल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस। परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल मारनी है, बट एपीआई उससे पहले मेरे को बनानी भी तो पड़ेगी, ठीक है। एपीआई अब यहाँ पे मेरे को बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो मैं एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, राइट क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे सपोज एक फोल्डर बना रहा हूँ सर्विस के नाम से, और यहाँ पे मैंने सपोज एक फाइल बनाई db.js के नाम से। अब यहाँ पे मेरे को एपीआई कॉल मारनी है। एपीआई कॉल आप काफी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उसका यूज कर सकते हो, बट वो डेप्रिकेट हो चुका है। आप यहाँ पे फेच फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो ES6 का कॉन्सेप्ट है। और आप यहाँ पे एक अलग से लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो, जो कि एक्सियोस है। मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज करने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक्सियोस को यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm install एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सियोस के हेल्प से आप एक एपीआई कॉल कर सकते हो। बहुत इजी है एक्सियोस की हेल्प से एपीआई को कॉल करना। यहाँ पे गेट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है, पुट एपीआई है, डिलीट एपीआई है, सारी एपीआई आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हमारे हो चुके हैं। आपको इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सपोज लिखा इंपोर्ट एक्सियोस, कहाँ से आएगा, जो पैकेज हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है, जो कि है एक्सियोस, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो जो यूजर है अपना, उसको सेव करना है, उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। यहाँ पे मैंने जो फंक्शन है मेरा, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, क्योंकि उसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे ऐड यूजर के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है सपोज यहाँ पे ऐड यूजर, और बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक्सियोस की हेल्प से एक एपीआई को कॉल करना है। सबसे पहले एक पोस्ट एपीआई होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यूजर का जो डेटा है वो भेजना है सारा। तो यूजर का डेटा जाएगा एक बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे ये एक पोस्ट एपीआई होगी। तो एक्सियोस की हेल्प से मैंने यहाँ पे पोस्ट फंक्शन को कॉल किया। अगर ये गेट एपीआई होती तो यहाँ पे हम लिखते गेट, अगर ये पुट एपीआई होती तो हम यहाँ पे लिखते पुट, अगर ये डिलीट एपीआई होती तो हम यहाँ पे लिखते डिलीट। बट ये एक पोस्ट एपीआई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा पोस्ट। अब यहाँ पे जो पोस्ट एपीआई होती है, वो यहाँ पे दो वेरिएबल लेती है। मिनिमम दो वेरिएबल आपको यहाँ पे पास करने होते हैं, मैक्सिमम तो यहाँ पे हेडर्स भी आते हैं, काफी कुछ आता है। बट आप यहाँ पे एक पोस्ट एपीआई में दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो यूआरएल होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा कि किस यूआरएल को आप यहाँ पे हिट कर रहे हो। बट अभी मेरे पास यूआरएल तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे एक एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, जिसको अभी के लिए मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे एपीआई यूआरएल को ऐसे लिखा, परफेक्ट है। तो यूआरएल मेरा आ चुका है। जिस यूआरएल को मेरे को यहाँ पे हिट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, जो आपकी बॉडी है यहाँ पे, वो भेजनी है। तो मैं यहाँ पे सब वो डेटा भेज रहा हूँ। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा मेरे पास पीछे से आएगा। तो मैंने सपोज पीछे से मेरे पास डेटा आएगा, उसी को मैं यहाँ पे आगे भेजूंगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जब एक एपीआई को कॉल करते हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कभी 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 अगर सपोज बैकएंड का सर्वर डाउन है, या कुछ भी हो गया, 404 आ गया, 400 आ गया, कुछ भी अगर स्टेटस आया ना, तो एपीआई आपकी उस केस में फेल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई और कैच का। हमने यहाँ पे ट्राई लिखा, कैच लिखा, और यहाँ पे मैंने सपोज console.log कराया, console.log, और यहाँ पे मैंने लिखा एरर वाइल कॉलिंग
एड यूजर एपीआई, क्या एरर है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है एरर डॉट मैसेज। एरर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मैसेज एक की होती है, उसके अंदर आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट होता है जो भी आपकी एरर होती है। ठीक है, अब ये एपीआई कॉल जो होती है ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है एंड ये यहाँ पर एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। तो आपको यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे डॉट देन भी लगा सकते हो बट वो पुराना मेथड है। जो नए कॉन्सेप्ट है वो असिंक अवेट का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे अवेट लगाया, अवेट चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे असिंक लगाया। अब ये कुछ रिटर्न भी करेगा यहाँ से। ठीक है, उसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने फंक्शन को रिटर्न कर दिया। एड यूजर के अंदर जाते हैं और एड यूजर के अंदर मेरे को यहाँ पे इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एड यूजर। कहाँ से आएगा? एक फोल्डर बाहर जाना है मेरे को। यहाँ पे एक फोल्डर है सर्विस के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर है डीबी के नाम से। अरे सॉरी ये फोल्डर डीबी के नाम से नहीं है, ये फोल्डर है आपका, फोल्डर बोल रहा हूँ, ये फाइल है आपकी एपीआई के नाम से। ठीक है तो यहाँ पे सपोज एपीआई लिखा मैंने, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका एपीआई आएगा। ठीक है, तो सही है, एड यूजर एपीआई अपनी आ चुकी है और इस एड यूजर एपीआई को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है इस वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो भी यहाँ पे इससे कॉल होगा एड यूजर, और इसके अंदर मेरे को डेटा पास करना है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर यूजर को पास किया जिसके अंदर मेरा यहाँ पे यूजर का सारा डेटा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। आप यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक असिंक फंक्शन है, तो मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अवेट लगाया, अवेट चलता है असिंक फंक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा। परफेक्ट है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बट उससे पहले मेरे को अपने यहाँ पे जो मेरा डीबी है उसको मेरे को यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल कराना है जो कि होता है जेसन सर्वर। ठीक है, आपको यहाँ पे वापस जाना है। मैं यहाँ पे जेसन सर्वर का यूज करने वाला हूँ। जेसन सर्वर की हेल्प से हमारा जो यहाँ पे जेसन होता है उसका हम एक सर्वर को क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली हम वहाँ पे सब काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है जेसन हाइफन एंड सर्वर। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा पैकेज है जेसन सर्वर उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो जेसन सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ पैकेट और जेसन के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया था। एक तो एक्सियोस था, एक्सियोस यहाँ पे आ चुका है, और मेरे पास यहाँ पे जेसन सर्वर भी आ चुका है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है, जेसन का एक सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने के लिए अब मेरे को यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट बना रहा हूँ सपोज मैं जेसन हाइफन सर्वर के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जेसन सर्वर की मेरे को यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे जेसन सर्वर लिखा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सर्वर है ये मेरा ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट कर ले। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा हाइफन हाइफन वॉच, और मेरे को यहाँ पे एक फाइल नेम मेंशन करना पड़ेगा जहाँ पर मेरे सभी चेंजेस जाके स्टोर होंगे, जहाँ पर मेरा सभी डेटा जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे सपोज एक नया फोल्डर बना रहा हूँ डेटाबेस के नाम से, और डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जो कि होगी db.js के नाम से। ठीक है, एंड ये जो फाइल है मेरे को यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सोर्स फोल्डर के अंदर मेरा एक फोल्डर है डेटाबेस के नाम से, उसके अंदर मेरी एक फाइल है यहाँ पे db.js के नाम से। ठीक है, अब मेरे को इस सर्वर को कहाँ पे चलाना है? ठीक है, मेरे को एक सर्वर का यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा जहाँ पर इसको मेरे को रन करना है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लोकल होस्ट। तो मेरे को यहाँ पे होस्ट डालना पड़ेगा और फिर मेरे को यहाँ पे लोकल होस्ट डालना पड़ेगा। लोकल होस्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 127.0.0.1 लिखा। कौन से पोर्ट पे मेरे को इसको चलाना है, क्योंकि एक सर्वर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे चलता है, तो आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 3002। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख दोगे तो आपका शायद जो सर्वर है वो आपका यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जेसन सर्वर को चलाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है npm run एंड जेसन हाइफन सर्वर। ठीक है, तो इसने यहाँ पे हमें एक एरर दिया है, एंड एरर है द डेटाबेस इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल बट द एक्सपोर्ट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। आपको मैं एक सेकंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन से कुछ समझाना चाहता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है जेसन हाइफन सर्वर। ठीक है, इसकी npm इंस्टॉलेशन में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे जो npm इंस्टॉलेशन इसकी की है वो की है npm इंस्टॉल जेसन सर्वर लिख के। एंड जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ये एक फेक एपीआई बनाने का काम आता है। फेक एपीआई जैसे हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर है, जेसन प्लेस होल्डर भी एक यहाँ पे फेक एपीआई है। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखो फ्री फेक एपीआई फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। तो इन्होंने जो फेक एपीआई बनाई है वो भी इन्होंने जेसन सर्वर की हेल्प से बनाई है। हम यहाँ पे जेसन सर्वर की हेल्प से एक फेक एपीआई बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ से लिख के इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं आपको यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, तो हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया। फिर हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई db.json के नाम से, बट यहाँ पे
मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे जो फाइल बनाई है वो बनाई है db.js के नाम से। आपको यहाँ पे इसको JS को कर देना है यहाँ पे जेसन। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको जेसन कर देना है। इसको जेसन करने के बाद आप अगर यहाँ पे पैकेट और जेसन के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे JS की जगह आपको यहाँ पे जेसन करना है। ठीक है, बस यही मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे JS की जगह मैंने यहाँ पे जेसन लिखा था। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी मैं बना के दिखाता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच और db.json। आप अगर यहाँ पे देखो, हमने भी यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच और हमने यहाँ पे लिखा है db.json। अब हमारी जो db.json है वो पेरेंट लेवल पर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको पूरा राउटिंग दी है कि वो कहाँ पर है, सोर्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे फाइल है db.json। अब अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है जेसन सर्वर का वो होता है पोर्ट 3000। बट पोर्ट 3000 पे हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसका पोर्ट चेंज किया है जो कि है 3002। और मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि आपको इसको लोकल होस्ट से चलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज बता सकते हो इसको db.json में, यहाँ पर आप एक डमी ऑब्जेक्ट मेंशन कर कर सकते हो, ये बताने के लिए कि ये हमारे यहाँ पे प्रोटोटाइप है और आपको इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ये लगाना है, एक ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूजर्स की वैल्यू पेयर में हम जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं। जेसन फॉर्मेट की खास बात ये है कि इसमें की और वैल्यू दोनों इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती हैं। तो मैंने यहाँ पे की को यहाँ पे मैंने यूजर्स को एक सिंगल डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होंगे तो उनकी वैल्यू को मैं एक एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर कराऊंगा। और मैं यहाँ पे सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो कि एक डमी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया लिया सपोज रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ले लेने के बाद मैंने यहाँ पे सपोज यूजर नेम लिया। हमारे पास जो फील्ड है मैं यहाँ पे वही फील्ड डाल रहा हूँ सारी मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा लिया। ठीक है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे ईमेल लेना है। ईमेल में मैंने सपोज यहाँ पे लिया rohit@gmail.com। ठीक है, इसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे लिया फोन। फोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक आईडी ले लेते हैं। आईडी फील्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को। मैंने सपोज यहाँ पे लिया ID1। ठीक है, फर्स्ट आईडी फील्ड है मेरी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा npm run जेसन सर्वर, तो अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली ये जेसन फाइल उठाएगा। आप यहाँ पे देखो, इसने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे जेसन फाइल उठाई है। इसने हमारी फाइल को यहाँ पे उठा के रन किया है db.json को, और इसने फाइल को लोड कर दिया इस वाले पोर्ट पे जो कि है 3002। और इसने हमें ये भी बोला है कि आपका जो सर्वर है जेसन सर्वर वो चल रहा है इस लोकल होस्ट 3002 पे और यूजर्स एंड पॉइंट के साथ। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे सपोज 3002 के बाद मैंने यहाँ पे यूजर्स लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे डेटा आया है जो कि जेसन सर्वर जो कि db.json के अंदर था। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि अपनी यहाँ पे एक एपीआई को हिट करना है, यहाँ पे आपको एक यूजर को सेव कराना है। बट उससे पहले मेरे को यहाँ पे जो अपना एपीआई यूआरएल है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो हमारा इसका सर्वर चल रहा है जेसन सर्वर वो चल रहा है लोकल होस्ट कोलन 3002 पे और एक एंड पॉइंट के साथ जो कि है यूजर्स एंड पॉइंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो तो एक एपीआई यहाँ पे हिट होगी। मैंने सपोज यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे विराट कोहली के नाम से मैं सपोज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखो एक एपीआई यहाँ पे कॉल हुई है जो कि यूजर्स एपीआई है। हमारी जो यहाँ पे एपीआई थी वो यहाँ पे यूजर्स एपीआई थी। ठीक है, जो इसका एंड पॉइंट था यहाँ पे वो यूजर्स था। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ इसको, तो ये वाली यहाँ पे एक एपीआई कॉल हुई है, बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे यूआरएल मेंशन किया था। और ये एक पोस्ट एपीआई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मेथड है रिक्वेस्ट मेथड वो पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप पेलोड देखो तो पेलोड में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की थी। आप अगर प्रीव्यू देखो तो प्रीव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। एंड अब अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ इसको, मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी आ चुका है जो कि विराट कोहली के नाम से। एक चीज आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे ID1 थी और यहाँ पे आईडी अपने आप 2 आ चुकी है। आईडी को मैं कहीं से भी हैंडल नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाऊँ ना, आपको अगर मैं db.json दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये वाला ऑब्जेक्ट आके ऐड हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब वापस जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि ऑल यूजर्स में अब यहाँ पे जो सारा डेटा पड़ा हुआ है उसको मेरे को यहाँ से निकालना है और यहाँ पे एक ऐसा टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मेरे को उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक टेबल एक टैग होता है, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको टेबल टैग दिखाऊँ करूँ, अरे वो क्या हुआ था तो मैंने यहाँ पे सपोज टेबल लिखा। टेबल लिखने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे इसको टेबल को खोला एंड आप अगर देखोगे तो हम यहाँ पे मटेरियल यूआई की हेल्प से एक टेबल भी बना सकते हैं। इसका अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ तो बिल्कुल वही है।
जो HTML की सिंटैक्स है बिल्कुल वही सिंटैक्स है, बट यहाँ पर हमारे पास उन सभी सिंटैक्स के रैपर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल है, टेबल बॉडी है, टेबल सेल है, ठीक है, टेबल हेड है, टेबल रो है, बिल्कुल वही सब टैग्स हैं HTML वाले, बट यहाँ पे ये कुछ CSS भी लगाता है अपने हिसाब से। तो मटेरियल UI यहाँ पे कुछ CSS लगाता है, तो यहाँ पे हमारे पास उन सब के रैपर्स हैं, उन सब HTML जो टैग्स हैं उसके रैपर्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल यही करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ऑल यूजर्स के अंदर जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे मटेरियल UI का टेबल टैग है उसका। इसके अंदर हमारे पास एक टेबल हेड होता है। ठीक है, और टेबल हेड के जस्ट नीचे हमारे पास यहाँ पे टेबल की बॉडी होती है। बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद टेबल हेड के अंदर हमारे पास यहाँ पर होता है टेबल रो। टेबल रो के अंदर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपके कितने आप यहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हो, उनके नाम क्या है। जैसे सपोज मेरे सबसे यहाँ पे जो पहला कॉलम होगा वो आईडी के नाम से होगा। इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो नेम के नाम से होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम मेरा यूजर नेम के नाम से होगा। फिर यहाँ पे सपोज ईमेल के नाम से होगा। ईमेल के बाद यहाँ पे सपोज फोन के नाम से होगा। आपको इस सबको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया। जो टैग्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हो टेबल में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद टेबल हेड यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद टेबल बॉडी यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद टेबल रो यहाँ पे यूज हो रहा है। टेबल रो के बाद यहाँ पे यूज हो रहा है टेबल सेल। कहाँ से आएगा? जो हमने अभी अभी देखा था कहाँ से हम इसको यूज करने वाले हैं। हम इसको यूज करने वाले हैं मटेरियल UI से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो टेबल यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डेटा निकालना है। डेटा निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे एक API को कॉल करना पड़ेगा, और उस API की हेल्प से मैं यहाँ पे सारा अपना जो डेटा है वो यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे वापस गया और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जो कि है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और ये बनाया सपोज गेट यूजर्स के नाम से असेंक। ठीक है, गेट API है तो पीछे से कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा ट्राई और कैच। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी API किसी कारणवश फेल हो जाती है तो आपको उसका एक लॉग मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एरर व्हाइल कॉलिंग एंड गेट यूजर्स API। अरे बढ़िया। और यहाँ पे आपका क्या एरर है वो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को गेट API है तो एक डेटा आएगा यहाँ पे, पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, उसको मेरे को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से उसको रिटर्न किया, अवेट लिखा। एक्सियोस की हेल्प से हम यहाँ पे अब गेट API को कॉल करना है। ठीक है, और गेट API का जो API URL है आपको यहाँ पे उसको कॉल करना है, दैट्स इट। आप यहाँ अगर यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे गेट यूजर्स जो आपकी API है उसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया। ठीक है, अब मेरे को इसको कॉल कब करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये वाला कंपोनेंट लोड हो, इसको मैंने रिफ्रेश किया और जैसे ही मेरा यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो वैसे ही मेरे को यहाँ पे सारा डेटा दिखना शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होता है, जैसे ही आपका कंपोनेंट इंसर्ट होता है, उसी टाइम मेरे को यहाँ पे API को कॉल करना है। एंड वो काम हम बखूबी कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है कंपोनेंट डेड माउंट के। एंड कंपोनेंट डेड माउंट एक यहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट में, जो तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, जब आपका कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट होता है। एंड कंपोनेंट डेड माउंट यूज होता है आपके क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, उसका यहाँ पे इक्विवेलेंट होके जो कि है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो कॉल होता है आपका, क्या बोलते हैं जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है तब। बट यहाँ पे कंडीशन होती है, कंडीशन में अगर आप यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करोगे वो तब कॉल होगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा तब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यूज इफेक्ट लिखा, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जो कि है गेट यूजर्स डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं जो कि है गेट यूजर्स डिटेल्स के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे ये वाली API को कॉल करना है जो कि है गेट यूजर्स। पीछे से गेट API है तो एक रिस्पॉन्स भी आएगा, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका असिंक। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। अरे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो
बिल्कुल सही चलेगा और आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेरे को कहीं पे स्टोर भी कराना है, तो जैसे कि हमने पीछे किया था, स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने यूज स्टेट का। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स और सेट यूजर्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पीछे हमने यूज स्टेट के अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने पास किया था, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट था इनिशियल वैल्यूज वाला। बट यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा एज इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डाल सकते हो गेट यूज सेट यूजर्स, और जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये मेरा यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, एंड जो एक्चुअल डेटा है मेरा वो इस डेटा की के अंदर है। अब यहाँ पे देखो डेटा की यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो डेटा के अंदर आया। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा, एंड डेटा अपने पास यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि जो अब सारा डेटा सेट यूजर्स की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया यूजर्स के अंदर। अब यहाँ पे काम कर सकते हो टेबल बॉडी में। आप अब यहाँ पे जो आपकी जो वो है क्या है जो आपका जो यहाँ पे वेरिएबल है यूजर्स के नाम से, अब आप यहाँ पे उसको लूप कर सकते हो। तो लूप करके आप यहाँ पे, क्योंकि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अब आप एक एक जो अपना ऑब्जेक्ट है अब आप यहाँ पे वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक टेबल रो बनाई, और टेबल रो के अंदर आप यहाँ पे बना सकते हो टेबल सेल। और टेबल सेल में हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 सेल होंगे, 3 4 एंड 5। और जो सारा डेटा है वो अब इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है। यूजर्स यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, बट मैंने इसको मैप करके यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट को निकाल लिया, तो यूजर अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। एंड एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट आई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आईडी निकाली है, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे इस टाइम पे आईडी आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे आईडी आ चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सपोज यूजर डॉट नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों यहाँ पर आएंगे, आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूजर डॉट एंड क्या लिखना है, यूजर डॉट यूजर नेम हो गया, क्या क्या रहता है, ईमेल रहता है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूजर डॉट फोन। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं, बट CSS अब मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जहाँ पे जो टेबल की जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड को मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कराया। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और स्टाइल्ड टेबल ले लेते हैं इस वेरिएबल का नाम। और मैंने सपोज यहाँ पे स्टाइल लिखा। स्टाइल के अंदर मेरे को टेबल को यहाँ पे टेबल के ऊपर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। टेबल की विड्थ मेरे को यहाँ पे कम करनी है, विड्थ उसकी बहुत ज़्यादा है, फुल स्क्रीन पे नहीं मेरे को चाहिए। मैंने यहाँ पे विड्थ ही सपोज मैंने यहाँ पे 90%। ठीक है, और जो टेबल टैग है उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है मेरे को स्टाइल्ड टेबल से। ठीक है, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो विथ है आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो विथ है वो यहाँ पे चेंज हुई है। अब मेरे को इसको सेंटर अलाइन भी करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए आप यहाँ पे मार्जिन डाल सकते हो ऑटो, बट मेरे को ऊपर से भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर लाइन हो चुकी है, बट ऊपर से मेरे को मार्जिन चाहिए, तो ऊपर से मार्जिन ले लेते हैं 50 पिक्सल्स ऑटो, 0 पिक्सल्स एंड ऑटो। ठीक है, तो बढ़िया, तो नीचे हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे को जो इसके हेडर्स हैं उसको मेरे को अब यहाँ पे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टी हेड को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। टी हेड मेरी यहाँ पे है टेबल रो। ठीक है उसको मैंने सपोज यहाँ पे चेंज किया। मतलब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो मैं यहाँ पे मेरे को अब यहाँ पे इसको चेंज करना है। ठीक है, जो मेरे हेडर्स हैं उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। बट इन एक एक में CSS डालने से अच्छा मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सीधा इसको एक्सेस मारता हूँ। ठीक है, और हेडर की CSS से मैं यहाँ पे चाइल्ड की CSS को हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मेरे को हेडर में भी एक CSS डालनी है। मेरे को बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका चेंज करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए, सपोज ले लेते हैं यहाँ पे 000 ले रहा हूँ मैं। 000 जो होता है वो ब्लैक कलर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है कि जो टेबल रो है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है टी हेड से। ठीक है, और ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे इसके जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज है, उसको यहाँ पे चेंज करना है। बढ़िया, अब यहाँ पे मेरे को इसके चाइल्ड को हैंडल करना है। तो चाइल्ड को हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे एंड ग्रेटर देन, पीछे हमने सीखा था ये, मैं यहाँ पे TH लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल सेल है ना, ये एक्चुअल में TH है, टेबल हेडर है। TH यहाँ पर एक मैं आपको दिखा भी दे देता हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक TH है। ठीक है, तो वैसे कहने को ये एक टेबल सेल है, बट इंटरनली यहाँ पे ये TH है।
ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को कलर को यहाँ पे चेंज करना है। कलर वहाँ पे मेरे को वो ब्लैक हो गया, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिख नहीं रहा, इसको मेरे को व्हाइट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। एक सीएसएस मेरे को यहाँ पे और डालनी है, जो कि है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। कितना दे, 20 पिक्सल दे देते हैं। 20 पिक्सल शायद इनफ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। अब डिक्टो मेरे को यहाँ पे काम करना है इसके साथ। किसके साथ? मेरे को यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, टी बॉडी है, उसकी अब मेरे को जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, ये आप देखो तो इसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है। तो इसके फ़ॉन्ट को बस मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको अब ये यहाँ पे हेडर में हम इसको हम टीएच बोलते हैं, बट एचटीएमएल की लैंग्वेज में जो बॉडी टैग होता है उसको हम टीडी बोलते हैं। जो सेल होता है बॉडी का, उसको हम टीडी बोलते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टीडी लिखा, एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टी बॉडी को। तो जो टेबल रो है ना, इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे हैंडल किया। तो इसको मैंने यहाँ से रिप्लेस किया, एंड आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है। यहाँ पर मेरे को ये काम करना है कि अगर सपोज यहाँ पे कोई बंदा मैंने ऐड किया, अगर आपको मैं यहाँ पे सपोज पंकज त्रिपाठी को मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो मैंने सपोज यहाँ पे पंकज लिखा, एंड पंकज आ गया यहाँ से, और यहाँ पे ये आ गया। ऐड यूजर पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यूजर तो ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा यूजर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। बट ऐड यूजर पे क्लिक करते ही ये ऑल यूजर्स पे ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहीं पर ही अटका हुआ है। ये आपका ऐड यूजर पे क्लिक करते ही, जैसे मेरे यहाँ पे यूजर ऐड हो जाता है, उसके बाद ये सीधा वहां पे ट्रांसफर हो जाए इसका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। कहाँ पे? जो ऑल यूजर्स वाला मेरा कंपोनेंट है वहां पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको नेविगेट का यूज करना होता है। ऐड यूजर में मैं गया, हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक बेसिकली कस्टम हुक होता है यूज नेविगेट के नाम से, और किसके अंदर होता है, ये आपको मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर। ठीक है, आपको यूज नेविगेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी कराना पड़ता है। मैंने यहाँ पे यूज नेविगेट को नेविगेट से यहाँ पे इनिशियलाइज कराया। अब आप नेविगेट को यूज कर सकते हो एज अ फंक्शन। तो जैसे मेरा यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाए, मैंने मैंने यहाँ पे इसको नेविगेट कर दिया सपोज ऑल पे, क्योंकि जो मेरे राउटिंग है वो यहाँ पे ऑल के नाम से है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑल यूजर्स में आप देखोगे तो पंकज त्रिपाठी भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे किसको, आयुष्मान खुराना को यहाँ पे डालते हैं, एंड सपोज आयुष्मान खुराना मैंने यहाँ पे लिखा, एंड आयुष्मान खुराना @gmail.com, और यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाला। तो जैसे ही मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ऑल यूजर्स पे जाना चाहिए डेटा को ऐड करने के बाद। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, परफेक्टली यहाँ पर आया। इस चीज की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब मेरे को यहाँ पे, हम यहाँ पे अब तक दो अपने ऑपरेशंस देख चुके हैं, दो CRUD ऑपरेशंस हम यहाँ पे देख चुके हैं। एक तो है यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन, जहाँ पर हमने यहाँ पे यूजर को क्रिएट किया है। दूसरा है रीड ऑपरेशन, जहाँ पर हमने यूजर को यहाँ पे रीड किया। दो ऑपरेशंस और देखने हैं, जो कि है एडिट ऑपरेशन। ठीक है, जहाँ पर हम अपने यूजर्स को एडिट कर सकते हैं। और एक और ऑपरेशन मेरे को यहाँ पे देखना है, जो कि है डिलीट ऑपरेशन, जहाँ पर हम अपने यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो चार बेसिक CRUD ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। चार में से दो CRUD ऑपरेशंस हम यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दो बटन्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ एक टेबल सेल लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल सेल के अंदर मैं यहाँ पे दो बटन बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक दो बटन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, एक डिलीट के नाम से। आप यहाँ पे आइकन्स भी ले सकते हो। ठीक है, एक बटन आइकन भी आप यहाँ पे बना सकते हो, बट ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बना रहा हूँ सिंपल। तो ये बोल रहा है बटन इज नॉट डिफाइंड। बटन मैंने यहाँ पे मटेरियल यूआई का बटन यूज किया, जो हमने पीछे भी यूज किया था एड यूजर्स में। एंड यहाँ पे मेरे पास दो बटन आने चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो दोनों बटन्स यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखो, डिलीट और एडिट दोनों बटन आ चुके हैं। बट कलर इनमें मेरे को फिल करना है, तो यहाँ पे आपको वेरिएंट में इनके कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, कि इनका जो वेरिएंट है वो यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए सर, बिल्कुल सही है। एंड बढ़िया, तो इनमें कलर फिल होके आएगा, बट दोनों में मेरे को सेम कलर नहीं चाहिए। तो एक में तो प्राइमरी ठीक है, और एक में यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ सपोज सेकेंडरी। तो मैंने यहाँ पे सपोज सेकेंडरी कलर डाला, एंड ये यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाले में से ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग को भी चेंज करना है, क्योंकि वो दोनों आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो मार्जिन राइट में डाल रहा हूँ सपोज 10 पिक्सल, ताकि दोनों में गैप आ जाए, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को दो एपीआईज बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को एडिट का एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एडिट का मेरे को यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत सिमिलर होगा अपने ऐड वाले से। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
और क्योंकि अब एडिट का मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है सर, मेरे को यहाँ पे एडिट का मेरे को यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एडिट के नाम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, और जहां जहां पर भी आपको ऐड दिख रहा है ना, वहां वहां पर आपको एडिट कर देना है तो मैं सपोज यहाँ पे लिखा मैंने एडिट, बिल्कुल ठीक है, और ऊपर आना है आपको, यहाँ पे आपको कर देना है ऐड की जगह एडिट। इसका आपको राउट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो इसका राउट हमने नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा सपोज राउट पाथ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक भसड़ है। भसड़ यहाँ पर ये है कि जो जब हम इसको एडिट करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर बंदे को एडिट करेंगे। आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज इस वाला, मैंने यहाँ पे इस वाले एडिट बटन को क्लिक किया, तो यही इस सिर्फ इस वाले बंदे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वाले बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक यूनिक की यहाँ पे भेजनी पड़ेगी, और वो यहाँ पे यूनिक की है आईडी के नाम से। और आईडी आप यहाँ पे देखो तो आईडी यहाँ पे लगातार यहाँ पे चेंज होगी। आईडी यहाँ पे वो नहीं है, स्टैटिक नहीं है, जैसे ऑल यहाँ पे स्टैटिक है। सभी यूजर्स के लिए यहाँ पे जो राउट है वो ऑल है, बट अगर मैं यहाँ पे एक डायनेमिक राउटिंग अब यहाँ पे मेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी यूजर्स की जो आईडी है वो डिफरेंट है। जैसे सपोज यूजर के लिए यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। तो डायनेमिक राउटिंग मेरे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अब अगर आपको डायनेमिक राउटिंग डालनी है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एडिट लिखना है, जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट का राउट है, जो एडिट कंपोनेंट है उसका यहाँ पे राउट है एडिट के नाम से। उसके बाद अब मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल डालना है। वेरिएबल जो है मेरा वो आईडी के नाम से होगा, तो आपको यहाँ पे कॉलन लगा के आईडी डालनी है। आपने कॉलन लगा के यहाँ पे ये बोला है कि ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। और फिर कौन सा कंपोनेंट है आपका, कंपोनेंट मेरे यहाँ पे एलिमेंट के नाम से, और यहाँ पे एलिमेंट के नाम से नहीं है, सॉरी, यूजर के नाम से, एडिट यूजर के नाम से, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि भसड़ नहीं होनी चाहिए सर। एड यूजर क्यों किया है इसने, अरे मैंने उसको कॉपी मार दिया क्या, कोई बात नहीं। इसको एड यूजर को यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, एडिट यूजर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊँ ना, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एडिट, और एडिट के साथ मैंने यहाँ पे सपोज 1 या 2 कुछ भी दिया ना, तो आप यहाँ पे देखो एडिट कॉम्पोनेंट खुलना चाहिए। ये मेरा यहाँ पे एडिट कॉम्पोनेंट है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है बट अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है। ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेरे को ऐसे नहीं खोलना, यहाँ पर नहीं मेरे को डालना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ, तो ये वाला एडिट वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है अपने ऑल यूजर्स वाले कंपोनेंट पे, और यहाँ पे आपको इन बटन्स को ट्रीट करना है एज अ राउट बटन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट एक चीज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो कि होता है लिंक, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आएगा। आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो बटन है ना, क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक नॉर्मल बटन है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लिंक कंपोनेंट को यहाँ से इंपोर्ट करना है। और आपको ये बताना है कि ये जो बटन है नॉर्मल नॉर्मल बटन नहीं है, ये आपके यहाँ पे राउटिंग वाले बटन है। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे काम करते हैं, जो डिलीट बटन है ना उसको नीचे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पहले एडिट होना चाहिए बाद में डिलीट होना चाहिए। मतलब सेंस इसी से बनती है, बाकी आप रख कुछ भी सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये आना है कि सर जो आपको यहाँ पे एडिट वाला जो कंपोनेंट है ना, वो सबसे पहले तो एक लिंक कंपोनेंट है। लिंक कंपोनेंट मतलब ये एक राउटिंग बटन है, ठीक है। ये जो बटन है एक नॉर्मल मटेरियल यूआई का बटन नहीं है, ये एक राउटिंग बटन है, जहां से हम राउटिंग डाल सकते हैं टू का यूज करके। ये एक वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे बैकटिक लगाया। बैकटिक लगाने के बाद जो स्टैटिक राउटिंग है वो है एडिट के नाम से, और फिर मेरे को यहाँ पे यूजर की आईडी मेंशन करनी है। यूजर की आईडी मेरे पास यहाँ पर है, देखो यूजर डॉट आई डी। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिल्कुल सेम, आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे लिखना है डॉलर दिस, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट आई डी। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा। एक सेकंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फट गया। एडिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो एडिट, और यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे आपका एडिट वाला कंपोनेंट खुल गया, ठीक है। वापस चलते हैं, मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया ना, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी राउटिंग चेंज हो, और यहाँ पे आपका 3 आया, और ये आपका एडिट वाला कंपोनेंट खुल गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, यहाँ पे मेरे को ये करना है कि जैसे ही आपको जैसे ही आपका एडिट वाला कंपोनेंट खुले ना, वैसे ही मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है। जैसे आपका एडिट वाला कंपोनेंट खुले, वैसे ही मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है, और उस एपीआई को कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे को यहाँ पे डायनेमिकली फिल करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले इन्फॉर्मेशन क्या डाली थी, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो
तो जैसे ही यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट मेरा लोड होगा वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप होके आनी चाहिए। अब ये काम हम कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये गेट एपीआई है। अगर मेरे को विराट कोहली की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूजर्स के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, क्योंकि विराट कोहली की जो यहाँ पे आईडी है वो यहाँ पे 2 है, तो आप अब यहाँ पे देखोगे सिर्फ विराट कोहली का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो रोहित शर्मा का ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखो पंकज त्रिपाठी का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता सिर्फ यूजर्स लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चारों ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इस तरह मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी है, ठीक है, जो कि होगी गेट यूजर एपीआई। ये वाली जो एपीआई थी वो गेट यूजर्स एपीआई थी, बट इसको कॉपी कर लेते हैं और ये वाली जो एपीआई होगी वो होगी गेट यूजर एपीआई, जहाँ पे मैं सिंगल यूजर को लेके आऊंगा। पीछे से मैं एक आईडी पास करूंगा, तो वो आईडी में यहाँ पे डेटा में उठा रहा हूँ और आपको यहाँ पे आ, मैंने सपोज इसको एक बैक टिक के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को एक और वेरिएबल को कनकैट कराना है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये लिखना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे डेटा डालना है एंड इसको यहाँ पे मैंने बंद किया। बिल्कुल सही है, यहाँ पे सपोज यूजर्स को मैंने यूजर किया, तो एपीआई अपनी बन के बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट यूजर के अंदर जाना है एंड एडिट यूजर के अंदर ये आपका यहाँ पे ऐड यूजर नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ पे गेट यूजर, क्योंकि अब यहाँ पे आपको यूजर की इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। ठीक है, और जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा वैसे ही मेरे को यहाँ पे वाली सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज यूज इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट जैसे कि हमने पहले देखा था कि जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होता है वैसे ही वहाँ पे यूज इफेक्ट कॉल होता है। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट को ये किया और यहाँ पे आपको एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट यूजर डेटा, क्योंकि अब मेरे को सिंगल यूजर का डेटा निकालना है, तो मैंने यहाँ पे गेट यूजर डेटा लिखा और गेट यूजर डेटा बढ़िया। मैंने यहाँ पे सपोज अवेट लगा के मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से कॉल किया और यहाँ पे आ जाएगा सपोज असेंक। ठीक है, इसका एक रिस्पॉन्स भी आएगा, तो मैंने यहाँ पे सपोज रिस्पॉन्स निकाला इसका, बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे आपको एक आईडी को पास करना है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे एपीआई में जाके देखो तो मैं यहाँ पे डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीछे से डेटा आएगा और डेटा के अंदर आईडी आएगी। तो आईडी हम निकाल सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से। मैंने यहाँ पे यूज नेविगेट का यूज किया हुआ है, आपको यहाँ पे एक और चीज करनी है, यूज पैरम्स। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज होती है ना ये पैरम्स कहलाते हैं। ये तो आपका एंड पॉइंट है, बट यहाँ पे आप जो भी लिखते हो ये आपके पैरम्स कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज पैरम्स लिखा और आप यहाँ से डायरेक्टली आईडी को निकाल सकते हो। यूज पैरम्स जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करके आप यहाँ से डायरेक्ट आईडी को निकाल सकते हो एंड मैंने यहाँ पे लिखा यूज पैरम्स। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आईडी मेरे पास आ चुकी है, आपको आईडी को यहाँ पे भेजना है कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं आपको यहाँ पे करा के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे सपोज रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया, तो जो भी आईडी होगी उसका यहाँ पे मेरे पास डेटा आना चाहिए। सबसे पहले तो एड यूजर इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, इसको इसको यहाँ से एक सेकेंड के लिए कमेंट मार देते हैं। ठीक है, तो चल रहा है क्या, लाइन नंबर 68 पे एड यूजर इज नॉट डिफाइंड। एक काम करना पड़ेगा मेरे को, इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कमेंट मारते हैं तो अब ठीक चलेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं कंसोल खोल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है वो एकदम चलेगी जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लोड होगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा प्रिंट हुआ है और यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का जो ऑब्जेक्ट था वो आ चुका है, क्योंकि थर्ड यहाँ पे पैरम में यहाँ पे जो आईडी है वो थर्ड है एंड जो यहाँ पे थर्ड आईडी है उस पर जो वैल्यूज है वो पंकज त्रिपाठी है। ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाऊँ, मैं सपोज यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट लिया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे विराट कोहली का डेटा है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे विराट कोहली, आप यहाँ पे देखो आईडी यहाँ पे सेकंड है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना, अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि जो गेट यूजर डेटा है इसको आपको इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया सेट यूजर, मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट डेटा। ठीक है, तो यूज रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यूजर डॉट डेटा नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सबसे पहले तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, जो भी मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, रिस्पॉन्स एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये पूरा एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट आता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, हेडर्स आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो डेटा की के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ से डेटा की के अंदर से जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है यहाँ से वो निकाला और मैंने इसको यहाँ पे इस वाली स्टेट के अंदर डाल दिया। तो यूजर का जो भी सारा डेटा है वो इस वाली स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यूजर का जो भी सारा डेटा है वो इस वाली स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। अब मेरे को वापस जो डेटा है उसको इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का। ठीक है,
अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट के अंदर। कंट्रोल्ड कंपोनेंट रिएक्ट का एक बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट है, आपने ये कॉन्सेप्ट यूज भी किया होगा, बट इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो शायद आपको पता नहीं होगी। हम जब यहाँ पे यूज करते हैं वैल्यू प्रॉप का, आप अगर एक चीज देखो तो ये यहाँ पे फॉर्म कॉम्पोनेंट्स है। इनपुट कॉम्पोनेंट जो होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट फील्ड जो होती है और सेलेक्ट होता है, जो ड्रॉप डाउन होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं, ये सब कुछ जो होते हैं ये फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट्स में एक फील्ड होती है वैल्यू के नाम से, ठीक है, जो कि उस फॉर्म एलिमेंट की वैल्यू होती है। वैल्यू, इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इस वाली फॉर्म, उस फॉर्म फील्ड की वैल्यू स्टोर होती है इस वैल्यू फील्ड के अंदर। तो अगर ये वैल्यू जो फील्ड है ये फॉर्म कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा है तो ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू फील्ड है मैंने यहाँ पे इसका यूज नहीं किया, मतलब ये जो वैल्यू फील्ड है ये इंटरनली फॉर्म कंपोनेंट इंटरनली कंट्रोल कर रहा है उसको, तो ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। बट अगर इस वैल्यू फील्ड को मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ इसको? अगर आपको मैं यहाँ पे इसके अंदर में अगर मैं आपको कुछ भी डलवा के दिखाऊं, मैं सपोज यहाँ पे लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इस टाइम पे जो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू आएगी। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू फील्ड को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इसके अंदर जो भी डालोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जब इस वैल्यू फील्ड को आप कंट्रोल करते हो तो उस केस में इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाया है। एंड मेरे को यहाँ पे डायनेमिकली कोड फॉर इंटरव्यू डालना, मेरे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसके अंदर एक फील्ड है नेम के नाम से, तो यहाँ पे नेम फील्ड मैंने डाली और यहाँ पे आप देखो विराट कोहली आ चुका है। परफेक्ट है। ऐसे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज वैल्यू लिखा, वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा और वैल्यू यूजर डॉट सपोज ईमेल, ठीक है। एंड मैंने सपोज यहाँ पे लिखा वैल्यू, एंड वैल्यू के साथ यूजर डॉट फोन, बिल्कुल परफेक्ट है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सारी वैल्यूज यहाँ पे आनी चाहिए। एक बार मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट जब दोबारा लोड होगा तो सारी वैल्यूज यहाँ पे परफेक्टली आएंगी। मैंने सपोज यहाँ पे रोहित शर्मा पे एडिट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो रोहित शर्मा की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पे पंकज त्रिपाठी पे क्लिक किया तो पंकज त्रिपाठी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप होकर आई है। मैंने इस पे क्लिक किया आयुष्मान खुराना पे, तो आयुष्मान खुराना की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप होकर आई है। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और मैं सपोज यहाँ पे किसी फील्ड को एडिट करता हूँ, तो अब यहाँ पे उस फील्ड को मेरे को एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फील्ड को मेरे को एडिट करना है तो मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी जो कि होगी आपकी एडिट एपीआई, ठीक है। तो इस काम को कर लेते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एडिट यूजर इज इक्वल्स टू और असिंक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को मेरे को एडिट करना है, गेट यूजर क्यों लिख दिया मैंने, फिर से एडिट आएगा। एडिट करना है मेरे को यहाँ पे यूजर को, तो जिस इन्फॉर्मेशन को मेरे को एडिट करना है वो मेरे को पीछे से भेजनी पड़ेगी, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास, ठीक है। किस पर्टिकुलर यूजर को मेरे को एडिट करना है उसकी आईडी मेरे को भेजनी पड़ेगी, वो पर्टिकुलर आईडी आएगी मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आईडी भी पास करी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोर्ट ट्राई और कैश लिख के एक्सेप्शनल हेडिंग की, मैंने यहाँ पे एरर लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा console.log और एरर वाइल कॉलिंग एडिट यूजर एपीआई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एरर डॉट एंड मैसेज। परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक एपीआई को कॉल मारना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज रिटर्न, अरे रिटर्न, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अवेट एक्सियोस डॉट। अब ये एक एडिट एपीआई है। एडिट एपीआई की जो ऑफिशियल टर्म होती है वो पुट एपीआई होती है। पुट एपीआईज जो होती हैं वो एक एडिट एपीआईज होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पुट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कौन सी उसको पुट करना है, ठीक है, कौन सी उसको मेरे को यहाँ पे एडिट करना है, तो मेरे को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया और मैंने यहाँ पे आईडी को पास किया, यूआरएल आ गया मेरे पास, आईडी आ गई, ठीक है। कौन, और इस आईडी में मेरे को जिस डेटा को एडिट करना है वो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैंने यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में वो डेटा पास कर दिया जिसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है। वापस आते हैं और अब इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गेट यूजर के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा एडिट यूजर, इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो इस बटन के क्लिक पे
एडिट यूजर बटन के क्लिक पे ये वाली एपीआई मेरे को यहाँ पे कॉल करनी है। तो जो एपीआई है वो इस टाइम पे एडिट यूजर एपीआई है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट जाएंगे, एक तो यूजर जाएगा और एक यहाँ पे आईडी जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पे यूजर आपका एडिट होता है उसके बाद मेरे को यहाँ पे नेविगेट कर देना है इसको वॉल पे। परफेक्ट है, चला के देखते हैं। तो सपोज ऑल यूजर्स पे मैं यहाँ पे आया और मेरे को यहाँ पे रोहित शर्मा की इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है। मैं यहाँ पे इस पे गया और मैंने सपोज यहाँ पे रोहित के बाद यहाँ पे शर्मा लिखा, एडिट यूजर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखो रोहित के बाद यहाँ पे शर्मा आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आयुष्मान है खाली, आयुष्मान को मेरे को यहाँ पे आयुष्मान खुराना में चेंज करना है। मैंने यहाँ पे इस पे गया और यहाँ पे आयुष्मान के बाद मैं यहाँ पे खुराना ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आयुष्मान खुराना यहाँ पे आ चुका है। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तीन ऑपरेशंस हम यहाँ पे देख चुके हैं अपने इसके क्या बोलते हैं जो हमारे करंट ऑपरेशन है उसके तीन ऑपरेशन हम देख चुके हैं। लास्ट ऑपरेशन रहता है जो कि डिलीट ऑपरेशन है। उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एपीआई बना लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एपीआई का नाम क्या है, डिलीट यूजर इज इक्वल्स टू असिंक। ठीक है, किस यूजर को मेरे को डिलीट करना है उसकी आईडी आएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूजर को मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसको मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है। तो उसकी आईडी मेरे को पीछे से पास करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लगा के इसकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग की। बिल्कुल सही है। कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एरर वाइल कॉलिंग डिलीट यूजर एपीआई। बिल्कुल मस्त है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एरर डॉट मैसेज। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न एक्सियोस डॉट, रिटर्न के बाद अवेट लगाना है क्योंकि एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। यहाँ से प्रॉमिस एक रिटर्न होगा तो आपके रिस्पॉन्स की आपको यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे अवेट लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्सियोस आएगा। अब ये एक डिलीट एपीआई है तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है एक्सियोस के अंदर जो कि डिलीट के नाम से होता है। डिलीट एपीआई के लिए हमेशा यहाँ पे डिलीट ही कॉल होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेम यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कोई सेकंड आर्गुमेंट तो भेजना नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कराना है, सीधा डिलीट करना है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे ऑल यूजर्स पे आते हैं। यहाँ पर मेरे को उस एपीआई को इम्पोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इम्पोर्ट, ऑलरेडी हमने किया हुआ इसको एपीआई को, तो यहाँ पे कॉमा लगा के कर देते हैं डिलीट यूजर। सही है सर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ना तो इस बटन के क्लिक पे, अब यहाँ पे बटन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये वाला बटन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। इस बटन के क्लिक पे मेरे को उसको डिलीट करना है। ठीक है, बटन के क्लिक पे तो ऑन क्लिक मेरे को यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा और ऑन क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो कि होगा आपका डिलीट यूजर। ठीक है, और डिलीट यूजर के अंदर मेरे को यहाँ पे यूजर की आईडी भी पास करनी पड़ेगी सर। बिना आईडी के हम उस यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज डिलीट यूजर डेटा। ठीक है, फंक्शन का नाम डिलीट यूजर डेटा। और यहाँ पे सपोज एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जो कि होगा डिलीट यूजर डेटा के नाम से और असिंक। परफेक्ट, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को वाली एपीआई कॉल करनी है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख सकता हूँ डिलीट यूजर अवेट एंड डिलीट यूजर, और जो आईडी आएगी उसको मेरे को यहाँ पे पास करना है। तो आईडी मैंने नीचे से पास की थी तो आईडी आएगी यहाँ पे और आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, बट अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे 4 यूजर्स हैं। इसको मैंने डिलीट किया तो वो सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइम पे 4 यूजर्स हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो अब यहाँ पे सिर्फ 3 यूजर्स बचे हैं। तो सक्सेसफुली वो डिलीट हुआ है, बट आप यहाँ पे देखो डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो मेरे को यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे जो गेट यूजर्स वाली जो एपीआई है उसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको इंपोर्ट किया हुआ है क्या। हाँ ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया। तो डिलीट करने के बाद यूजर तो डिलीट हो चुका है बट डेटाबेस में वो अपडेट हो चुका है। अब जो अपडेटेड वैल्यूज डेटाबेस में है मेरे को वो निकालनी है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे गेट यूजर्स जो एपीआई है उसको कॉल किया। एक गड़बड़ हो गई शायद यहाँ से यूजर तो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे गेट यूजर्स नहीं आएगा, गेट यूजर डिटेल्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो अब 2 यूजर्स मेरे पास बचे हुए हैं। मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक यूजर को ऐड करके दिखाता हूँ विराट कोहली। अरे ब्रो, विराट कोहली एंड विराट कोहली एंड कोहली एंड कोहली। ठीक है,
ऐड यूजर मैंने क्लिक किया, 2 यूजर्स यहाँ पे आ चुके हैं। रोहित शर्मा को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो आप देखो अभी सिर्फ यहाँ पे विराट कोहली, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट चीज रहती है वो रहता है यहाँ पे जो फ्रंट पेज की डिजाइनिंग है। यार ये आप खुद से कर सकते हो, मतलब मेरा जो यहाँ पे मेन मोटिव था वो डिजाइनिंग में था। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव था कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो एक करंट एप्लीकेशन की। तो मेन मोटिव मेरा यहाँ पे करंट ऐप की इम्प्लीमेंटेशन था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज लाइक करना। आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। आप बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, बाकी रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स, जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, मन प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जीएस प्रोजेक्ट्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।